हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू द क्लास। एंड आज से हमारा ऑडिट का नवंबर 22 एंड ऑनवर्ड्स मतलब मई 23 में भी सेम ही रहेगा। वी आर स्टार्टिंग विद द फास्ट ट्रैक बैच एंड टू सम एक्सटेंट नवंबर 23 में भी सेम ही रहेगा। बट हमको इतना दूर का अटेम्प्ट नहीं सोचना है, हमको यही अटेम्प्ट में निकलना है। लेट मी टेल यू वन थिंग, whatever names I see, few people I know they have studied through me, few people I know they have joined it here and there. Anyone appearing for the first time, November 22, anyone? गायत्री एंड नमन को छोड़ के सेजल आप भी ज्वाइन करो पहले, ठीक है। नवंबर 22 फर्स्ट टाइम। हर्षा आप भी फर्स्ट टाइम, ग्रेट। कृतिका अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। ओके, आई सी शैलजा, यू आर ऑलरेडी देयर इन द बैच, राइट? अविनाश ग्रुप टू क्लियर है, बढ़िया है, बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन अविनाश। सो देर आर पीपल, आई थिंक 4-5, but majority are, I would not say failure, I would say they are repeating their attempt. Nidhi, you started after 6 years, great. Now if you talk about group 1, ठीक है, if you talk about group 1, मेन इशू कहाँ पर आता है सर? ऑडिट वाला जो सब्जेक्ट है, मेन इशू वहीं आता है। जो ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट हुए, पीपल फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, लास्ट अटेम्प्ट में आप हो गए होंगे, एफ आर थोड़ा सा टफ लगा होगा, बट मेक श्योर कि आप अपने एफ आर को स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाओ जितना हो सके। एस एफ एम सॉल्व मॉड्यूल, आई विल शोइंग यू समथिंग, कुछ एनालिसिस हुआ है। एस एफ एम प्लीज सॉल्व मॉड्यूल, मतलब बोथ एफ आर एंड एस एफ एम प्लीज सॉल्व मॉड्यूल। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं नवंबर 22 में, और जो लोग एक ग्रुप दे रहे हैं, ईदर ऑफ द ग्रुप, मेक श्योर नवंबर 22 इज योर फर्स्ट एंड द लास्ट अटेम्प्ट, एंड इट्स द लास्ट अटेम्प्ट। मई 23, नवंबर 23, हमें नहीं पता कि न्यू सिलेबस कब आएगा, हमें नहीं पता कि न्यू स्कीम कब आएगी, हमें नहीं पता मई 23 में अमेंडमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं पता हमको। सो मेरे लिए अटेम्प्ट यही होगा। एवरीडे वी गोना हैव अ लाइव क्लास। सेकेंड स्लॉट का वी विल डिस्कस, बिकॉज बहुत सारे लोगों का मैसेज आया हुआ कि उनके कुछ क्लैशिंग है, कुछ इश्यूज है। आई एम वेरी फ्लेक्सी टीचर, वेरी फ्लेक्सी। जो लोग लॉ का लाइव अटेंड कर चुके हैं द रेगुलर बैच, उनको पता होगा। सो अगर किसी एक को भी इश्यू होगा ना, मैं एडजस्ट कर लूँगा। विल मेक श्योर कि बाकी किसी को भी इश्यू ना हो। नंबर 2, लाइव बैच है, इट्स एन इंटरेक्टेड बैच। आप प्लीज़ मुझसे बात कीजिएगा, राइट इन द चैट किसको जो भी इशू होगा, मेक श्योर यू अटेंड लाइव। सी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की, प्रॉब्लम ये है कि वो डिसिप्लिन नहीं है। आपने पढ़ाई की है, जो मेरे वाले थे ठीक है, उनको तो पता है अपन कैसे पढ़ाते, बाकी लोग महंगे वाले से घूम कर आए हुए। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो वो हुआ है, कुछ ना कुछ तो कांड हुआ है। डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना डेडिकेट अप्रोच, सी डिफिकल्ट जितना तुम्हारे लिए उतना भी मेरे लिए। भैया सुबह 7 बजे उठना बहुत डिफिकल्ट है, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। सर एक तो बारिश हो रहा है, एकदम क्या मस्त मौसम है। ऑल द पीपल फ्रॉम पूना एंड नासिक दे नो इट, मतलब एक अलग ही फील है। बट डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बोल रहा हूँ मैं करा दूंगा, हो जाएगा, बट यू हैव टू बी वेरी रेगुलर इन द क्लास। इन केस कभी कुछ अगर मिस हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, उठने नहीं हुआ, नेट कनेक्ट नहीं हुआ, घर पे कुछ इशू हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपको फुल बैकअप मिलेगा, टेंशन मत लो। मतलब आई विल मेक श्योर कि तुमको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। 1, 3, 5 नवंबर को एग्जाम है हमारा, भाई आ चुके ना डेट, तो 5 नवंबर को मेरा एग्जाम है। 5 नवंबर 1:45 PM तक आई विल बी देयर। गृह प्रवेश करने से पहले तक आई विल बी देयर। गृह प्रवेश करने के बाद 3:15 PM, सॉरी 1:45 PM, वो जो 3 hours 15 minutes होती है। The battle is yours, you have to fight it all alone. I'll be there till 1:45 for sure. But make sure कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ करने के लिए, आप वैसे सारी चीज़ें कीजिए, वैसे सारी चीज़ें कीजिए। मतलब राइट फ्रॉम द डेडिकेशन टिल द टेस्ट, टिल द ओरल, टिल द नोट्स मेकिंग, टिल द रिविजन, मतलब एवरीथिंग। आई अंडरस्टैंड कि 3.5 months थोड़ा सा डिफिकल्ट, सर कैसे करेंगे, हम नहीं हो पाएगा। अरे होता है भैया, सब होता है। हमारा टारगेट है कि हम महीने भर में सिलेबस खत्म कर दें। मतलब मैंने टाइमलाइन बनाई है मेरी कि पीपल हु आर अटेंडिंग लॉ ऑल्सो, तो आप 31 अगस्त तक का हमारा टारगेट है कि दोनों लॉ ऑडिट दोनों हमारा हो जाए। सो बाय दैट टाइम यू आर चिल, मतलब ठीक है 2-4 दिन ऊपर नीचे। बीच में एक एसएफएम का क्रैश कोर्स भी है, केवल शाह सर लेंगे सूरत से, इफ एनीवन वांट्स टू अटेंड। सो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भी आपका अगस्त तक आपका पढ़ा के सब हो जाए, सो दैट
डेडिकेटेडली फॉर सितंबर एंड अक्टूबर यू विल रिवाइज, टारगेट यही है। रहा बात अभी ऑडिट का, जो लोगों को डिफिकल्ट है, डू इट एवरी डे विद मी, आई विल कीप एवरी डे क्लास। जितना मैं आपको कराऊंगा विल गो वेरी स्लो, आई एम टेलिंग यू वेरी स्लो, क्योंकि मेजॉरिटी लोग अटेम्प्ट वाले हैं जिनको रिपीट कर रहे हैं अटेम्प्ट, जिनको अटेम्प्ट लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो डेडिकेशन का इशू था। हम लोग क्या करते हैं सर, 6 दिन में ऑडिट पढ़ लेंगे, 7 दिन में ऑडिट, अरे घंटा होएगा तुमसे, नहीं होएगा। हम सब्जेक्ट नहीं उड़ता, हम उड़ जाते हैं। एवरी डे जैसे 2 से 3 घंटा मैं क्लास लूंगा, 1-1.5 घंटा आपको पढ़ना है, मतलब 4-5 आवर्स मैक्स, मतलब 5 घंटा मैक्स। बाकी जो दूसरा स्लॉट है ना, स्टार्ट विद योर एफआर और एसएफएम, स्टार्ट विद इट। पीपल अपीयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, एनीवन डूइंग बोथ द ग्रुप्स, बोथ द ग्रुप्स। गायत्री आप करो, सेजल आप करो, वेरोनिका ग्रेट, बोथ द ग्रुप्स। आपके तरह टाइमलाइन और है, डेडिकेशन थोड़ा सा और है, एफर्ट्स थोड़े और है। शैलजा आपका ग्रुप 2 क्लियर हो गया है? ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, ग्रुप 1 आराम से मैनेजेबल है। तो जो हम बॉम्बे में सेम फास्ट ट्रैक लेते हैं, वहां पर होता था 8-8, 9-9 घंटा, क्योंकि वो फेस टू फेस होता था, ठीक है। खाली अब उसको वर्चुअली शिफ्ट कर दिया, जैसे 2 से 3 घंटा एवरी डे, बट डेडिकेटली करेंगे और साथ में करेंगे, हो जाएगा। लेट मी टेल यू अबाउट द रिजल्ट्स आर वेरी अमेजिंग। पीपल है, मतलब 12,000 बच्चे सीए बने, इट्स बिग रिजल्ट, इट्स अ वेरी बिग रिजल्ट। 22% अप्रॉक्स ग्रुप 1, 22% ग्रुप 2, 12.5% बोथ द ग्रुप्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट। पर्सनली आर रिजल्ट AIR4 अपना है, अक्षत, ठीक है, अक्षत अपना है AIR4 20, 21, 22, 31, 46, 49, 7-8 रैंकर्स है, पीपल हैव क्लियर्ड। लॉ हाईएस्ट 78, अगेन अक्षत। इको लॉ हाईएस्ट 75 है कि 75, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट मार्क्स। ऑडिट हाईएस्ट समवन हैज गॉट 68 या 69, 70 नहीं है ऑडिट में अभी तक। बट ट्रस्ट मी, एग्जामिशंस ह्यूज है, वी आर स्टिल काउंटिंग, वी हैव क्रॉस्ड अराउंड 110 एग्जामिशंस। आज वो शीट आउट हो जाएगी क्या क्या एग्जामिशन है, पीपल हैव क्लियर। जिन्होंने इको लॉ मुझसे पढ़ा होगा आपको पता है, आई थिंक अविनाश यू हैव स्टडीड थ्रू मी। पढ़ना कैसे मैं आपको बता सकता हूँ, पर पढ़ना आपको है। जिनको बुक नहीं मिली है, बिकॉज आपने शायद ऑर्डर लेट किया होगा, आज सारी बुक डिस्पैच हो जाएगी। विल गेटिंग 2 बुक्स, चार्ट बुक एंड क्वेश्चन बुक्स। फ्यू पीपल हैव गॉट चार्ट बुक एंड क्वेश्चन बुक, ठीक है। आप मान के चलेगा आपने पढ़ रखा है, ये आप मान के चलेगा, मैं नहीं मानूंगा कि आपने पढ़ रखा है। अभी टीचिंग यू फ्रॉम जीरो स्क्रैच। द ओनली डिफरेंस इन द रेगुलर इन द फास्ट ट्रैक इसके रेगुलर में एग्जाम्पल कम होता है, टाइम पास कम होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा बकवास करते हैं रेगुलर में, पर फास्ट ट्रैक में वो नहीं होता। फास्ट ट्रैक में एग्जाम ओरिएंटेड, मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को रिजल्ट चाहिए। सचिन को क्वेश्चन बुक अलग से निकली, आएगी, डोंट वरी, रास्ते में होगी, क्योंकि वो दिल्ली से निकलवा दी थी, वो जो पब्लिशर उनके वहां से। बाकी सबका आज निकलेगा जिनकी पेंडिंग है। अब पढ़ना कैसे है, आप जिस भी बड़े वाले टीचर से पढ़कर आए हो, स्मॉल चैप्टर्स, दिस हैज टू बी योर फोर्टे, यही की टू सक्सेस है। स्मॉल चैप्टर्स, CFS, पीयर रिव्यू, कारो, PSU ऑडिट, NBFC, बैंक ऑडिट, लाइबिलिटीज, यही आपका स्कोप है, यही। नंबर 2, एथिक्स, 12 मार्क्स। नंबर 3, कंपनी ऑडिट, that includes dividend accounts auditors investigation, dividend accounts auditors investigation and caro, close to 12 मार्क। सो मैं कहता हूँ 12 और 10 से 12 ही हो गया, तो मतलब 20-22 मार्क आसपास मान लीजिए ये 2 चैप्टर से। आपका ये क्लोज टू 60-70 मार्क है, क्लोज टू 60-70 मार्क्स। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 24 to 30 मार्क्स। पेपर कितने मार्क का आता है बेटा, पेपर कितने मार्क का आता है? पेपर कितने मार्क का था, कैन समवन टेल मी? सर पेपर कम्स अप्रोक्सीमेटली 120 प्लस मार्क, 124। अगर वो इंटरनल ऑप्शन भी आ जाए तो इट्स 124। 70 मार्क डिस्क्रिप्टिव है, 70 मार्क्स वेरी इन
इट इज़ 88 मार्क्स। 88 मार्क्स का पेपर आता है, आपको 70 अटेम्प्ट करना है, ठीक है, एंड 30 मार्क्स आपका MCQ। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पक्का पास हो। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। द वे आई हैव टोल्ड यू कैसे पढ़ना है, स्मॉल चैप्टर्स, एथिक्स, कम्युनिटी, एथिक्स कम्युनिटी ऊपर नीचे कर सकते हो आप, लास्ट में स्टैंडर्ड्स। एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड का नया आएगा, कोई भी आ सकता है। टोटल 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 अटेम्प्ट से वही ट्रेंड है। एक क्वेश्चन नया आएगा, बाकी 3-4 सेम रिपीटेटिव है। जिन्होंने मई 22 दिया था, अभी मैंने एनालाइज किया था, आई विल शो यू। सो इफ यू सी कहां से क्या आया, स्टैंडर्ड की फॉर दिस इज May 22, या वन सेकेंड। सो 15/4/19 मार्क का स्टैंडर्ड 19, कोड ऑफ एथिक्स 12 मार्क्स, लाइबिलिटी 4 मार्क्स, CFS 4, क्वालिटी रिव्यू 5, इंश्योरेंस 5, मैनेजमेंट 4, बैंक ऑडिट 5, LODR 5, फॉरेंसिक्स 5, फिजिकल 5, कारो 5, ICFR का कॉन्सेप्ट 5, ऑटोमेटेड 5। सो चैप्टर 57 मार्क्स के, कोड ऑफ एथिक्स 12 मार्क्स का है, स्टैंडर्ड्स 19 मार्क का, 18 मार्क्स का टोटल है। और ये इस अटेम्प्ट का नहीं है, हर अटेम्प्ट में यही रहा है, इतना ही पैटर्न होता है हमेशा। ये पेपर वाइज, मतलब क्वेश्चन वाइज पूरा एनालिसिस है। Until unless you don't do analysis, you will not understand क्या करना है, कैसे करना है। पेपर पूरा थियोरेटिकल है, पूरा थियोरेटिकल है बेटा। कोई आकाश, कोई काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड थे, खाली क्या कर सकते हैं बोलो, पावर्स एंड फंक्शंस। मैं आपको अपनी चार्ट बुक कराऊंगा, प्लस विल बी रन थ्रू ऑफ द मॉड्यूल एंड प्लस आपका क्वेश्चन बुक, ठीक है। क्वेश्चन बुक इज अपडेटेड टिल सारा चीज़ें कर दिया। May 22 का सजेस्टेड नहीं होगा, May 22 का सजेस्टेड मैं क्लास में करा दूंगा, बिकॉज जब वो प्रिंट में गई बुक अभी तक जैसे सजेस्टेड आया नहीं है, तो टिल डेट जितने भी क्वेश्चंस आ रखे आईसा के सारे मैं आपको क्लास में करा दूंगा। मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस का हम रन थ्रू कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कैसा होता है कि जब हम बनाते हैं, जब बुक अपडेट होती है, शायद 1-2 कुछ रह जाए, पर मेरे को रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी। तुमको जो करना है मेरे साथ क्लास में करने का है। मैंने अगर आपको 2-4 घंटा पढ़ा रखा है, उसका 1 घंटा आपको खुद से पढ़ने का है। डू इट विद मी ओनली। पीपल हु हैव डन लॉ, उनको पता होगा लॉ हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है। द रेगुलर बैच, नमन गायत्री हमने क्लास में किया। आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ प्लेइंग KBC, कौन बनेगा CA। आज जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, मैं आपसे कल पूछूंगा, मतलब आई नीड द आंसर्स। समझ जाओ, तुम अभी भी स्कूल में, वो पता है स्कूल में ट्यूशन में जाते थे आप लोग, टीचर चिल्लाते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर अगले दिन आके डांटते थे, पढ़ाते थे। मेरे को वही चाहिए, मेरे को तुमसे मार्क्स चाहिए 70। When you aim for 70, you will end up at 60. When you aim for 60, you will end up in 1 digits. Correct? I need 70. So लॉ में ऑडिट्स में 70 आ सकता है, आराम से आता है, दोनों में आता है, आराम से आता है। इंडिविजुअली चाहे कंबाइन नहीं भाई, इंडिविजुअल आता है आराम से। 70 आएगा तो बॉस आपका एग्रीगेट इशू सॉल्व हो जाएगा। पीपल हु हैव गॉट स्टॉप्ड एट 189, 193, 197, 185, 187 बिकॉज ऑफ एग्रीगेट इशू। ऑडिट का फोटो बनाओ, 70 सोचेंगे तो एटलीस्ट 60 तक तो आ ही जाएगा वहां पर। दूसरा चीज 70 आएगा तो यू नो इट, आई विल टेक यू द ताज। सो दिस टाइम रैंकर्स 6-7 है, और लॉ ऑडिट इको लॉ मिला के आई थिंक उसमें और है, मतलब 12-13 लोग हैं हमारे पास जो ताज जाएंगे। तो सितंबर मिड वी हैव प्लान्ड, मतलब वंस योर बैच गेट ओवर, उसके बाद हम लेके जाएंगे उनको। तो है 12-15 लोग जो ताज जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप बीत जाओ। खाना खाने के लिए तो मार्क्स ले आओ कम से कम, कर पाएंगे अपन? कैन वी डू इट गाइस? ठीक है। नंबर 1, बी डिसिप्लिन प्लीज, कि आप मिस मत कीजिए। देखो फाइनल से आगे आपकी उम्र हो चुकी है, आपको ही पता है कि ठीक है, मस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब क्लास आओ, मस्ती मजाक करो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब पढ़ाई की बात है ना भाई, वो 2 घंटा आप क्लास में पढ़ रहे हो मेरे साथ, एंड बाद में घर पे आपको 1 घंटा खुद के लिए पढ़ना पड़ेगा। सी अलग एक अप्रोच लेके चलेंगे। जो लोग दूसरी जगह से पढ़ कर आए उनको समझ में आएगा डिफरेंस क्या पर है। मेरे को पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाने का है, मेरे को आपको पास कराने के लिए पढ़ाने का है। मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल दूंगा कि मैंने लॉ का रेगुलर बैच लिया, 4 लोग थे लाइव में, खाली 4 लोग। मैंने पूरा बैच जूम पे रेगुलरली पढ़ाया, एक भी क्लास मिस नहीं की, ना उन्होंने भी मिस की, जिसमें से 2 आज बैठे हुए क्लास में। हाँ, उसके बाद बाकी सबने फिर रिकॉर्ड लिया कि सर लाइव हमें, मैंने खत्म हो गया लाइव। तो अभी अगर वो आज एक भी होता ना ऑडिट के फास्ट में, उसको भी पढ़ाता।
मेरे को तुमको सीए बनाने का, दैट इज माई एम आई वुड से। मेरे को कोई लालच नहीं, देखो डिग्री आएगा तुम्हारे घर पर आएगा, तुम सीए बनोगे, योर फैमिली वुड बी हैप्पी। द ओनली अप्रोच इज कि जब मैंने मेरी जिंदगी बनाई है पोस्ट माई क्वालिफिकेशन, आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू, ठीक है, ईच वन ऑफ यू, यू हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बिकॉज अब देखो मम्मी पापा काम कर रहे होंगे, मम्मी काम कर रहे होंगे घर पे, राइट, आप घर पे होंगे आज, पापा शायद ऑफिस जा रहे होंगे, शायद दुकान जा रहे होंगे, बिजनेस के लिए जा रहे होंगे, शायद पापा रिटायर होंगे, आराम कर रहे होंगे। You know your own difficult levels, you know it, right? You know your own financial problems, you know everything. And you know it कि the day you become chartered accountant, things can turn, मतलब the table can turn down, सब कुछ बदल जाएगा। So वो dedication, वो पता है नीचे कोई चाहिए था आग लगाने के लिए बार बार जो बोलता रहे कि भैया यार करा दो कि कर ले भाई तो कर ले, कोई पीछे से आग लगाते रहे। स्कूल में क्या था 10 तक मम्मी डांटती थी ना, बेटा पढ़ ले। आज वही चीज है, आज वो डांटने वाला मैं हूं इंसान। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम सीए बनो या ना बनो, बट मेरे को बुरा लगेगा तुम सीए नहीं बने। जैसे भी शैलजा, आई रिमेंबर हर नेम, ठीक है, कि वो रेगुलर बैच की मतलब ऑडिट की स्टूडेंट है लॉन्ग बैक, बट शी इज नॉट क्लियर। आई रिमेंबर नेम्स, आई रिमेंबर फेसेस कि ये मेरे वाले हैं, इनको तो पास कराना है चाहे कुछ भी हो जाए। पीपल फ्रॉम बॉम्बे, यू नो हमारा डिफिकल्ट लेवल क्या होता है, इट्स सो एक्सपेंसिव, इट्स बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। 25,000 रुपये रेंट होता है। बीकॉम अगर रह जाओगे तो वही नौकरी है, रेंट इज 25,000 रुपया, घर का खाना खर्चा, योर एक्सपेंसिव, योर फैमिली, अभी शादी हो जाएगी आपकी, फैमिली शुरू होगी आपकी, बहुत खर्चे हैं। और हम सबका उद्देश्य एक ही है भैया, सीए बनने का, पैसा कमाने का। कोई ये बोला ना मेरा बचपन से सपना था सीए में, चौमार देगा मैं इधर से बैठे। सबका एक ही इंटेंशन है, पैसा कमाने का है, वेरी वेरी सिंपल इंटेंशन, वेरी क्लियर इंटेंशन, एंड दैट्स राइट, वही तो गोल है सबका यार, ठीक है, करना अपने को, करेंगे अपन। मैं एक ग्रुप में शेयर कर दूंगा बाद में, ये किसी का एफआर का एनालिसिस है, देखो मैं हर बैच में दिखाता हूँ ये कहां से आता है पेपर, और ये पहली बार नहीं आया है, हर अटेम्प्ट में ये आया है। इफ यू सी द इंस्टीट्यूट रेफरेंस मटेरियल, स्टडी मटेरियल एग्जाम November 20 पास क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल आरटीपी में 21 स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट पेपर, एसएम एफआर का पेपर है। कौन बोलता साला बाहर से आता है पेपर, और ये पहली बार नहीं, मई 22 का मेरे पास November 21 का भी एनालिसिस है, मतलब December 21 का, मेरे पास जुलाई का भी एनालिसिस है, सब कुछ सेम है, खाली क्या किया है, फिगर चेंज, सेम सिमिलर फिगर चेंज। एक नया क्वेश्चन आ भी गया, क्या लाइफ में रिस्क है, बाकी तो पूरा मॉड्यूल से है ना। दिस इज एफआर। सर इंस्टीट्यूट ने एसएफएम में लंका लगा रखी इस बार, क्योंकि बाहर से पेपर आया था, और बाहर से पेपर आया था, देखो जरा बाहर से पेपर आया था, कितना बाहर से आया था। स्टडी मटेरियल एसएम जुलाई 21 का एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट पेपर, एग्जाम ओल्ड जुलाई 21, ठीक है, आरटीपी स्टडी मटेरियल एसएम एग्जाम का क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल एक नया क्वेश्चन है खाली, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन एक्सपेंट, वो कुछ लिखा उन्होंने, स्टडी मटेरियल आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर, एग्जाम न्यू क्वेश्चन, पास पेपर क्वेश्चन, फिगर चेंज आंसर सेम, फिगर चेंज आंसर चेंज, फिगर हाफ कर दिया, फिगर चेंज, देख लो सब कुछ सेम है। मैं डालूंगा ग्रुप में पूरी चीज, आपको समझना होगा कि भैया आईसीआई का मॉड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है। आपने भले मतलब पढ़ रखा होगा, अरे सर मेरे सर के पास 500 क्वेश्चन, अरे ठीक है 500 होंगे, पर क्या वो आपको एग्जाम पास करवा पा रहे हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टिक टू आईसीआई स्टडी मटेरियल। जिनका एक ही ग्रुप पेंडिंग है, हम आज से शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग तो कोशिश ये कि 14-15 अगस्त से पहले हमारा खत्म हो जाए, तो महीना भर चलेगा क्लास आपका, तो बिफोर आई स्टार्ट लॉ उससे पहले मैं ऑडिट खत्म करूंगा। तो आप मेरे साथ कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, इधर एफआर और एसएफएम, बोथ द ग्रुप पीपल, तुम्हारे लिए भी यही सेम पैटर्न रहेगा। हाँ तुमको खाली ये करना पड़ेगा, तो जब ऑडिट चल रहा होगा आपका, आपको वहां पर 2 सब्जेक्ट उठाने पड़ेंगे, लाइक 7-8 दिन एक सब्जेक्ट, फिर 7-8 दिन एक और सब्जेक्ट, ठीक है, तो मतलब आपका 3 चलेगा एक महीने में। ग्रुप 1 जो दे रहे हैं उनका 2 चलेगा एक महीने में। आप मेरे साथ एसएफएम या एफआर उठा लीजिए, मैंने आपको 5 घंटा 6 घंटा ऑडिट पढ़ने को बोला है, बाकी 5 घंटा आप जाओगे अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। हाथ से लिख के सॉल्व करो, नहीं समझ में आ रहा, नहीं आया, पहले टीचर की बुक से जो आप पढ़ रहे होंगे वो लिखो, देखो कैसे पढ़ा है उन्होंने, क्लोज द बुक, सॉल्व इट ऑन योर ओन, चेक करो आंसर सेम है, देखो अगर आंसर सेम आया मतलब आप राइट हो, आंसर रॉन्ग आया वापस देखो कि वो क्यों रॉन्ग आया था, फिर से सॉल्व करो। अरे सर इसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा ना, बेटा आज टाइम डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नहीं तो 6 महीना आगे और बर्बाद हो जाएगा। जिनको अटेम्प्ट लगा भैया
एक बार तो रोए होंगे ना, हाँ एक बार तो रोए होंगे अपन कि साला फेल हो गए। इट्स एब्सोल्युटली ओके यार, यू कैन एक्सेप्ट द फैक्ट। एक बार तो रोए होंगे ना। बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है कहीं ना कहीं, बट मेरे को वापस से वो देखो 17 जनवरी को रिजल्ट आएगा, मान के चलो 17 मेरे को वापस से वो चीज नहीं चाहिए 17-18 जनवरी को। उसके लिए आज मेहनत कर लो, आज टाइम निकाल दो। दोस्त घूमने जा रहे, पार्टी कर रहे, करने दो। भाई का बर्थडे, बहन का बर्थडे, शादी है, इट्स एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, दिवाली बीच में आएगी, दिवाली का साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट जनरली मम्मी अपने को ही देती है। सब कुछ सैक्रिफाइस कर दो, 3.5 महीना खुद के लिए निकाल दो। मैं कह रहा हूँ स्टिक टू ICI मटेरियल, यू विल मेक इट गाइस, यू विल मेक इट, बट द अप्रोच हैज टू बी चेंज। चेंज योर अप्रोच, इट विल चेंज योर फ्यूचर। ठीक है, सो ऐसे आपको क्वेश्चन बुक मिलकर मैं पूरी क्लास में कराऊंगा। हाँ, जैसे अगर 10 क्वेश्चन है, 4-5 मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, 4-5 अपन क्लास में करेंगे। जो इजी वाले होंगे वो आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। बी एट पार विद मी। नेक्स्ट डे कल सुबह जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, याद करना पड़ेगा। आपको लेके क्या क्या बैठना है, कुछ नहीं लेके बैठना है आपको। आपको हमारी तरफ से क्वेश्चन बुक और चार्ट बुक आ गई होगी, नहीं आई है तो वो आ जाएगी अभी। तो दैट चार्ट बुक प्लस क्वेश्चन बुक प्लस एक नोटबुक, खर्चा कर लेना थोड़ी सी प्लीज, एक खर्चा कर लेना नोटबुक का प्लीज, लिखने के लिए, स्क्रिबल करने के लिए एक नोटबुक चाहिएगा। मॉडल की जरूरत नहीं, मॉडल के क्वेश्चन मैं यहाँ पास खोलूंगा, अपन मैप करेंगे, उसको मैप करेंगे अपन। ध्यान रखना, इस बार 2 छुट्टी कौन से पेपर में आई है ग्रुप 2 के साथ जो दे रहा है? कॉस्टिंग में है क्या और DT में? कॉस्टिंग में, ठीक है। तो मतलब ग्रुप 1 में कोई छुट्टी नहीं है, 1.5 दिन है। आई हैव टू फिनिश माई एंटायर कोर्स इन 1.5 days। अच्छा, दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट सर, रिविजन। अरे टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, अपना यूट्यूब पर रिविजन क्या, दूसरे घर पे ना अपन, जिनको समझ रहा होगा, दूसरे घर पे अपना रिविजन चलता है यूट्यूब लाइव। टेंशन रखो, वहां मिलेंगे अपन पूरा सितंबर मिड के बाद, तो लाइव वहीं से वहां पर बैठ जाने का रोज, पहले अपन यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। भगवान का, भगवान सब बच्चों को पास करा देना। आखिरी अटेम्प्ट अब की बार नवंबर पार, नवंबर 22 पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग, ऑडिट ऑफ CFS। सर अमेंडमेंट है? कोई चैप्टर में अमेंडमेंट नहीं है, कोई भी नहीं है। RTP का वेट है, RTP वेट में उसमें दिख जाएगा कि कुछ चेंज किया गया इंस्टीट्यूट ने, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। शिट यार, सर पैसा वेस्ट, फिर तो फालतू में क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। सॉरी, देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिफंड। अभी किसी के पास बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सामने सब दिखाऊंगा। अच्छा, यूज ईयरफोन व्हेन यू स्टडीइंग विद मी, पीपल दे नो इट, हाउ व्हाट डज इट मीन, प्लीज यूज ईयरफोन। नहीं है तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। नंबर 2, रेगुलर रहिएगा, रेगुलर रहिएगा प्लीज। जी दीदी, जीनल दी, बहुत लोग यहाँ पर मजाक उड़ेगा, बुरा मत मानना, अगर बुरा लगता तो आई एम नॉट सॉरी। गर्ल्स आई एम वेरी लीनियंट विद, मतलब अपने साथ, आपके साथ कुछ नहीं, नारी शक्ति जिंदाबाद। नहीं समझ में आप बोले कि सर वापस से समझा दीजिए, मैं समझाऊंगा, पैसा भरा है ना, मैं वापस से समझाऊंगा, मेरा वही काम है। बट सब कुछ यहीं पढ़ने का आपको। पहला चैप्टर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग ऑडिट ऑफ CFS। निकालिए, जिनके पास बुक है वो निकाल लीजिए। जिनाली जी चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, सो गाइस, ऑडिट ऑफ CFS सर अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क, 4 to 6 मार्क्स का वेटेज ऑफ द चैप्टर, 4 to 6 मार्क्स वेटेज। जल्दी से मुझे चैट में लिख के बताइए व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड FS, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फुल फॉर्म मेरे को आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं?
Anyone? What do you mean by the word financial statement, guys? Come on, talk to me. हाँ, एक और चीज़ है, मुझसे बात करते रहना प्लीज़, है मेरे को दौरे पड़ते नहीं तो. सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स, SOKI, statement of changes in equity. Balance sheet, P&L, cash flow statement, notes to accounts and SOKI, statement of changes in equity. सर ये 5 चीजें मिलके मेरे क्या बन जाते हैं? FS. ठीक है. अब एक कंपनी है बेटा, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है. अरे यार बड़े, बहुत ही बढ़िया एकदम सुपर कंपनी, लिस्टेड है हर स्टॉक एक्सचेंज में. टर्नओवर अप्रॉक्सीमेटली 10,000 crore per quarter. The company name is AB Limited. अब क्या हुआ, ये उस जमाने की बात है when I was single. I saw baby. So currently baby मेरी सगी बीवी है currently. उस जमाने की बात है when I was single. बेबी लिमिटेड. मैंने बेबी को देखा, बेबी ने मेरे को देखा. मैं बेबी को बोला, आजा बेबी, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा. बेबी ऐसा क्या की, सैंडल फेंक के मारी मुंह पे. इधर ब्लैक भी हो गया, सीधा वो हील ने इधर आके लगा. बच गया. तो बच्चों में कोई कानिया कहते हैं, बच गया. अपना कुछ भी करने का, पर ईगो हर्ट नहीं करने का. मैं बोला मेरे को तो यही माल चाहिए, मेरे को तो यही चाहिए. तो अपन ने क्या किया, बेबी की कंपनी के अंदर अपन ने डाल दिया 51%. अब अपन बेबी को होल्ड कर रहे. बच्चों सीखे होंगे ना, अभी अपन बेबी को होल्ड कर रहे. Who am I? अरे होल्डर नहीं बोलने का बच्चों. क्या बोलेंगे इसको अपन? सर आप हो जाओगे होल्डिंग कंपनी. बेबी जी क्या हो जाएंगी? सर सबसे डरी हुई कंपनी. बेबी डर रही ना, सबसे डरी कंपनी. बेबी कौन हो जाएगी? सबसे डरी. अच्छा. सो आइडियली इट्स नॉट 50%, 51%, आइडियली मोर देन 50% बोलते हैं, पर हम लोग कभी समझने के लिए 51 बोले. ठीक है, मोर देन 50% स्टेक है. अच्छा, अब क्या होएगा, हम लोग हमारा FS बनाएंगे, AB लिमिटेड. अब बेबी एक अलग कंपनी, पैन कार्ड अलग, GST नंबर अलग, बराबर, सिन नंबर अलग, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर अलग. तो उनका भी क्या बनेगा सर? एक FS बनेगा. अरे सर AB का भी FS बनेगा, अरे सर बेबी का भी FS बनेगा. पर बच्चा जानता है ये, बच्चा जानता है ये, सर इन दोनों का मिलन होगा. अरे मिलन को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? अरे AB का और बेबी का मिलन होगा. अरे मिलन को क्या कहते हैं हम लोग? सर मिलन को कहते हैं हम लोग CFS होगा. CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और ये तुमने सीखा है FR के अंदर. चलता है क्या? कम से कम 100-125 सम कराए होंगे आपके सर ने. अगर CFS में 100 सम नहीं किया ना भैया, तो किया ही क्या CFS के लिए? अच्छा बेटा, ये CFS बनाता कौन है? आप लोग चैंपियन हो. CFS बनाता कौन है? चैट में लिख के बताइए, CFS बनाता कौन है? सर CFS कौन बनाएगा? सर CFS को बनाएगा सर होल्डिंग कंपनी. म्हणजे कौन? AB लिमिटेड का मैनेजमेंट. होल्डिंग कंपनी को यहां पर कुछ और शब्द भी कहते हैं. यहां पर हम कहते हैं उसको पेरेंट कंपनी. माय बाप है. अरे बच्चों, बेबी का मालिक कौन? सर AB. करेक्ट. तो AB को क्या हो जाएगा? पेरेंट. माय बाप, पेरेंट कंपनी. अच्छा, ये जो सब्सिडरी है भैया, कोई तो पिक्चर ऑन कर दीजिए. दीदी वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज. हाँ, सब्सिडरी जो है, यहां पर इसको टेक्निकल भाषा में, ऑडिट की भाषा में एक और शब्द कहते हैं. क्या कहते हैं सर? सब्सिडरी को क्या कहते हैं? कोई टेल मी. आई एम होल्डिंग कंपनी, मान लिया
मेरे को पेरेंट भी बोला जाएगा, बेबी जी को क्या कहा जाएगा सर? बेबी जी को क्या कहा जाएगा? कंपोनेंट। करेक्ट। क्या कहेगा इनको? कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या कहेंगे इनको अपन? कंपोनेंट। ओके, नाउ अभी हमारा एक और बच्चा है, अभी आई कीप ऑन ट्रैवलिंग यार एंड देयर। अभी मैं अहमदाबाद था, अभी फिर मैं जाएगा अहमदाबाद। प्यार तो कहीं भी हो सकता ना, सॉरी मैं भूल गया था मैं घर पर हूं, सॉरी सॉरी सॉरी। एग्जाम्पल है, जो भी मैं कह रहा हूं यहां पर सारी बातें काल्पनिक, उनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं गया, अपन क्या किए, अपन डाल दिया। एक और एग्जाम्पल है, एक कन्या थी sunny.l, हम डाल दिए उनके अंदर कितना? 20%, 20%। कंपनी में पैसा डाल दिया 20%। एक सेकेंड, मैं उसको होल्ड नहीं कर रहा हूं, पर एट दी एंड पैसा तो डाल दिया 20%, 20% डाल दिया मैंने। बच्चों मेरा क्या बन जाएगा? sunny.l सर एसोसिएट, एसोसिएट कंपनी। क्या बन गया आपका? है एसोसिएट कंपनी। परफेक्ट, एकदम। सवेरे सवेरे सर, नया महीना, नया हफ्ता, नया दिन, नया कोर्स, नया फी, बढ़िया है। क्या बोल रहा था? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एसोसिएट कंपनी, ओके, ये मेरी एसोसिएट। अच्छा, अब क्या हुआ? अब शादी वादी हो गया हमारा, तो हम बेबी के अंदर डाल दिए 100%। आज जब हम लोग 100% इन्वेस्ट कर दिए बेबी जी के अंदर, तो बेबी क्या बन गई हमारी? सर पूरी की पूरी बेबी आपकी। और जब पूरी की पूरी बेबी हमारी हो गई, तो हम क्या कहेंगे उनको? क्या कहेंगे उनको? सर बेबी जी हमारी क्या हो जाएगी? होली ओन्ड सब्सिडरी। क्या हो जाएगी? होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड, अरे पूरी की पूरी बेबी जी हमारी हो गई। सर मोर देन 50 पे क्या बनते हैं? सर हमारी वो बनते हैं सब्सिडरी, सब्सिडरी। अरे सर 20% पे क्या बनते हैं? सर 20% बनते हमारे वो एसोसिएट, एसोसिएट। अभी क्या है, हमारा एक और बच्चा है, हैदराबाद रहता है, नमन। तुम उसको जानोगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी तुम नमन को पहचानोगे। अजीब सी हरकतें करते रहते हैं। अब नमन भैया भैया कंपनी में हम लोगों ने खाली 10% इन्वेस्ट कर रखा है, 10%। क्या है ये मेरा? क्या है ये मेरा? क्या मेरे परिवार का हिस्सा है? हाँ सर, है तो सही, है तो सही, परिवार का हिस्सा तो है, पर ये खाली क्या है? ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। खाली क्या है? ये इन्वेस्टमेंट। खाली क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट है। क्लियर इतना चीज? अच्छा, तो मैं एक लाइन कहूंगा, ध्यान से सुनना बच्चों। मेरा बच्चा किधर भी हो, मेरा बच्चा किधर भी हो, मेरा बच्चा किधर भी हो, कैसा भी हो, कौन सो तो करने का है। सर मेरा बच्चा मतलब एक हो गया बच्चा सब्सिडरी, एक हो गया पूरा बच्चा होली ओन्ड सब्सिडरी, एक हो गया छोटा बच्चा एसोसिएट, एक हो गया देश वाला बच्चा मतलब इंडियन सब्सिडरी, इंडियन एसोसिएट, इंडियन होली ओन्ड सब्सिडरी, एक हो गया विदेश वाला बच्चा फॉरेन सब्सिडरी, फॉरेन एसोसिएट। मेरा बच्चा किधर भी हो, कैसा भी हो, कौन सो तो करना ही है। मेरा बच्चा किधर भी हो, कैसा भी हो, कौन सो तो करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, कौन सो तो करना ही है। ध्यान रखना, मेरा बच्चा किधर भी हो, कैसा भी हो, कौन सो तो करना है। अरे सर ये आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कौन सो करना है, कौन सो करना है, पर कौन सो करेगा कौन? कैन समवन टेल मी, कौन सो करेगा कौन? जल्दी से चैट में लिख के बताइए, कौन सो करेगा कौन? सर कौन सो करेगा? पेरेंट कंपनी म्हणजे कौन? होल्डिंग कंपनी म्हणजे कौन? सर एबी लिमिटेड। कौन सो करेगा कौन? सर पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग मतलब ऑडिटर, ऑडिटर क्या करेगा? हे राजू, हाँ चलता है क्या? ऑर्डर क्या करेगा बेटा? सर सारा भंगार काम कौन करती? मैनेजमेंट करती। हम तो खाली एक ही काम करती, क्या? ओपिनियन देती। करेक्ट नंदिनी जी, हम तो क्या करती? ओपिनियन देती, ओपिनियन। हमको देखना पड़ेगा कि जो कौन सो हुआ है बाबू, ये जो कौन सो हुआ, ये कौन सो बरोबर हुआ है कि नहीं हुआ, उसको देखते हुए हम लोग क्या देंगे वहां पर? एक मस्त कड़क वाला व्यू। कड़क वाला व्यू को अपन इंग्लिश में कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या कहते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। दैट मीन्स एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट, हम लिखेंगे बाद में सारी चीजें, सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सर
कॉन्सो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट कंपनी की। पेरेंट कंपनी को कॉन्सो करना पड़ेगा। ऑडिटर क्या करेगा, उस पर ओपिनियन देगा। तो आपने जो एफआर में सीखा है ना, एफआर में आपने क्या सीखा है, सब सारी चीजें आपने सीखी है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग, कि अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, कॉन्सो कैसे करना है। यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा ऑडिट प्रोसीजर, कि ऑडिट कैसे करनी है। ठीक है, इतना समझे आपको बैकग्राउंड पूरा? एनी डाउट अभी तक किसी को? ठीक है, अभी देखो, अब मैंने आपको बोला सेक्शन 129 के तहत हम लोग को कॉन्सो करना है। बेटा मेरे को सेक्शन 129 के तहत कॉन्सो करना है, मेरा सब्सिडी हो, एसोसिएट हो, अच्छा जॉइंट वेंचर हो, जॉइंट वेंचर, ठीक है, मेरे को कॉन्सो करना है, मेरे को कॉन्सो करना है, मेरे को कॉन्सो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को कॉन्सो करना ही है। क्लियर? मतलब देयर इज नो एग्जेम्पशन, देयर इज नो एग्जेम्पशन इन कंपनीज एक्ट, देयर इज नो एग्जेम्पशन इन कंपनीज एक्ट। बट अगर मैं एग्जेम्पशन की बात करूं तो दो एग्जेम्पशन है। एक कंपनीज रूल्स 2014 के तहत आ रखा है, कुछ लिखना नहीं, पहले समझ लो। दूसरा इंड एएस के तहत आ रखा है। नाउ व्हेन यू डू मॉड्यूल, गाइस व्हेन यू डू मॉड्यूल, आपको वहां पर एएस का भी रेफरेंस होगा। ध्यान रखना एएस की बातें हम लोग को नहीं लिखनी है ना पढ़नी है, मैं वहां पर कट करवा के आपको बता दूंगा, आपने वो इंड एएस लिखना है। इंड एएस, एक सेकेंड ना, हाँ, तो हमको वहां पर इंड एएस की बातें लिखनी है, इंड एएस की बातें। सो पहले मैं आपसे कहता हूं कंपनीज रूल 2014 में क्या बेनिफिट दिया गया, इसमें क्या बोला गया। हमेशा देखना मेरा बच्चा किधर भी हो कैसे भी कौन सा करें, बट कंपनीज रूल्स 14 में कुछ वो कहता है, क्या कहता है ध्यान से देखो। एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, एक कंपनी है सी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने 100% बी में इन्वेस्ट कर रखा है, 100%। पिक्चर में बच्चों इतना ही है, मेरे को बताओ कौन सो कौन करेगा। पिक्चर में इतना ही है, ए ने 100% बी में डाल, कौन सो कौन करेगा? परफेक्ट सर, ए लिमिटेड। क्या बात, क्या बात, शानदार शानदार। अच्छा सर, बी ने सी के अंदर 51%, दैट्स मोर देन 50, ठीक है, इतना इन्वेस्ट कर रखा है। अब कौन सो कौन करेगा? इतना ही है, बी है। निधि बेटा, निधि निधि, बी, बी और सी के एग्जाम्पल में, बी और सी के एग्जाम्पल में बी, परफेक्ट, ओके। नाउ अगेन पिक्चर में इतना है, ए और बी है, अज्यूम करो 51% इन्वेस्ट कर रखा है। अब कौन सो कौन करेगा? सर ए करेगा, परफेक्ट है। अच्छा पिक्चर में पूरा है ये ए बी सी। अब बताओ, मैं एक बार रुक जाओ, डॉट डाला, अब बताओ कौन सो कौन करेगा, कौन सो कौन करेगा? People who are not answering, please answer in the chat because it will raise your confidence. कौन सो कौन करेगा? ए। तो सर कौन सो किसने नहीं किया? कौन सो किसने नहीं किया? सर बी ने नहीं किया, राइट, बी ने नहीं किया, किसी जगह सी ने भी नहीं किया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे सी कैसा किसके साथ कौन सा करेगा रे? आई थिंक कृतिका दीदी ने लिखा है, अरे दीदी सी किसका कौन सा करेगा? दीदी अलग ही नशे में चल रहे, दीदी दवाई लो, सुबह सुबह क्यों इतना तुम ड्रग्स लेते हो, नहीं लेना चाहिए। तो सर किसने नहीं किया? सर बी ने नहीं किया, मतलब एग्जेम्पशन किसको मिली? बी को मिली। मतलब ये क्या है मेरी सर? ये मेरी है इंटरमीडिएट सब्सिडरी। क्या है मेरी? है इंटरमीडिएट सब्सिडरी। पर सर बी को ऐसे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी ना 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 ना, बी को कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला, सर क्या लेकर आएंगे वो? एनओसी। क्या लेकर आएंगे वो? एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल द मेंबर्स
और वन मेंबर. एनओसी फ्रॉम ऑल द मेंबर्स और वन मेंबर. नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट. इतना एग्जाम में देखो, मैंने से एनओसी फ्रॉम वन मेंबर. बेटे एनओसी फ्रॉम वन मेंबर कब पॉसिबल है? बी लिमिटेड एनओसी लेकर आएंगे, ए लिमिटेड से. मैं क्या बोलता हूं, तुम लोग कोई जो भी फ्लोर पे रहते हो ना, वहां से एक बार अपन सब कूदते. लायक नहीं अपन सीए बनने के लिए, सच में. लोग कह रहे ओपीसी है इसीलिए. भगवान आपकी आत्मा को सच में शांति दे. अरे भैया इस एग्जाम्पल में सामने जो तुम्हें दिख रहा है, व्हेन आई से एनओसी फ्रॉम वन मेंबर, कब पॉसिबल है सर? जब ए ने 100% स्टेक डाला होगा ना. और जब 100% स्टेक तो एक ही आदमी है ना, बी का तो एक ही मेंबर है. कौन? ए लिमिटेड. भैया समझा तुमको? अरे एनएसए एनओसी फ्रॉम वन मेंबर, दैट मींस जब 100% स्टेक होगा तो एक ही मेंबर है ना, क्योंकि भैया 100 का 100 किसके पास है सर? ए के पास है ना. अच्छा सर ऑल मेंबर कब? सर जब 51% स्टेक होगा, क्योंकि टू द एक्सटेंट ऑफ 51 तो ए के पास स्टेक है. पर जो 49% बैलेंस जो स्टेक है वो बाकी किसी और के पास होगा. अपने मुकेश के पास होगा. वो क्या? मुकेश अंबानी टाटा लेके बैठा होगा, बिरला लेके बैठा होगा, नमन लेके बैठा होगा, निधि लेके बैठे होगे. अरे बहुत लोग लेके बैठोगे. सब आप उनसे अप्रूवल लेकर आओ कि अगर वो सी के साथ कॉन्सो नहीं कर रहे, ध्यान सुनना, अगर वो सी के साथ कॉन्सो नहीं कर रहे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है. अगर वो सी के साथ कॉन्सो नहीं कर रहे उनको कोई दिक्कत नहीं है. सर क्या लेकर आएंगे अपन? एनओसी. येंड नंबर 2, नॉट अ लिस्टेड कंपनी और नॉट वांटिंग टू गेट लिस्टेड. अरे सर ना तो वो लिस्टेड कंपनी है, ना उसकी इच्छा है लिस्ट होने की. अरे सर ना तो वो लिस्टेड कंपनी है, ना उसकी इच्छा है लिस्ट होने की. किसकी? बी की. येंड अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर्स सीएफएस. क्या बोलोगे आप? अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर सीएफएस, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर सीएफएस, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर सीएफएस. सर फॉर एग्जांपल ये दादाजी है, ये पापा है, ये बेटा है. बेटा अगर घर में दादाजी है, भाई अगर घर में दादाजी है तो सारा काम घर का सारा काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होगी? अगर घर में दादाजी है तो. अरे सर अगर घर में दादाजी है ना, तो सर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? दादाजी की. तो पापा चिल, नेटफ्लिक्स एंड चिल पापा. बेटे तो वैसे नालायक होता है, बेटे का तो छोड़ो, क्योंकि वो क्या करेगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, तो कौन सा ही नहीं करेगा. तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दादाजी पे होती है. बट ना फॉर एग्जाम्पल मेरे दादाजी तो टर्की है, ही इज फ्रॉम बैंकॉक है, वेरी अमेजिंग कंट्री. एग्जाम्पल है भैया, एग्जाम्पल है सब. सो दादाजी तो बॉर्न इनकॉर्पोरेट इन बैंकॉक, तो उनको तो कंपनी से लगेगा नहीं. बेटा अगर उनको कंपनी से नहीं लगेगा मतलब वो लोग कौन सो नहीं करेंगे. तो दादाजी अगर कौन सो नहीं करेंगे बेटा, तो कौन सो करेगा फिर? अगर मेरे दादा टर्की है, दादाजी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बैंकॉक, मतलब थाईलैंड, मतलब दैट कंपनी इज इन गवर्नमेंट कम थाईलैंड, तो सर अब फिर कौन करेगा? सर कौन करेगा? सर कौन करेगा? पापा. कौन करेंगे? पापा. सो पापा पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी. समझा? सो व्हेन आई से इट्स अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर सीएफएस, अगर अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी मतलब दादाजी अगर है तो मतलब ए लिमिटेड विल प्रिपेयर द सीएफएस, तो भैया बी को एग्जेम्पशन है. बट अगर दादाजी ही नहीं है, मतलब अगर मेरी कोई होल्डिंग कंपनी ही नहीं है वहां पर, मतलब उनको कंपनी एक्ट नहीं लग रहा, तो सर कौन करेगा? सर फिर वो सर पापा को करना पड़ेगा. तो ये बात कहाँ लिखी? कंपनीज रूल 2014 में लिखी हुई है. तो आप हमेशा पहले बोलोगे सेक्शन 129 के तहत आपको कौन सा करना है. हाँ, however there's an exemption companies rules 14 के the intermediate subsidiary will not prepare CFS if they obtain the no objection from all the members or one member and the intermediate subsidiary is not a listed company nor wanting to get listed and the ultimate holding company prepare CFS. तो आपको B को कौन सा करने का जरूरत नहीं है. क्लियर? कौन डाउट किसी को अभी? I see few people still not answering.
शैला जी प्लीज आंसर, आपका आंसर नहीं दिखा मुझे। सेजल एक दो बारी आपने आंसर किया है। सचिन प्लीज आंसर, सी इट विल रेज योर कॉन्फिडेंस। जो हिल गया ना 2 दिन में कॉन्फिडेंस, आई कैन सेंस इट, आई कैन सेंस इट, बट उसको वापस लेकर आने के वी हैव टू बाउंस इट बैक, राइट? सो प्लीज आंसर इन द चैट। हाँ, किसने लिखा 51 हाँ बेटा 51 सेम इंटरमीडिएट होनी चाहिए। 51 मतलब मोर देन 50 होता है तब। ध्यान रखना, मैंने एग्जाम्पल में 51 लिखा पर मोर देन 50 पे अपन सब्सिडरी बनते हैं, मोर देन 50 पे अपन सब्सिडरी बनेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब दूसरी बातें करते हैं। नो वेरोनिका, नो शी इज आस्किंग कि अगर सी लिमिटेड लिस्टेड में तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को इंटरमीडिएट का दिखना है, मेरा इंटरमीडिएट इज बी, मैं बी को एग्जामिशन दिलाना चाहता हूं, तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीजें आपको सोचनी है। भाड़ में गया सी, भाड़ में गया ए, बी के हिसाब से देखना अपने को, कूल है ना। अब हम बातें करेंगे इंडेस वाली। अब बच्चों का फेवरेट होता है इंडेस। तुम अगर 116 पढ़ लो, 109 पढ़ लो, मतलब भैया तुम हो राजा हरिश्चंद्र महर्षि, तुम लोग बड़े बाबा बन जाओगे अगर तुमने पढ़ लिया तो। इंडेस क्या कहता है? हमको एक इंडेस आएगा, इंडेस 110, इंडेस 110। ध्यान से सुनना भी, एक कंपनी है एबी लिमिटेड, ए बाबू लोगों, एक कंपनी है एबी लिमिटेड। अब क्या है, मेरे एक सगी बीवी बेबी लिमिटेड। क्या किया अपन सर, इसके अंदर अपन डाल दिया मोर देन 50% स्टेक, तो मेरी सब्सिडरी मैं होल्डिंग, क्लियर। अब तुमको पता है आई कीप ऑन ट्रैवलिंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, जोधपुर, दिल्ली, अरे बड़े बहुत ट्रैवल होता अपना। अपन क्या किए, अपन कर लिए, जब भी मैं जाऊंगा अगले टाइम में गली गली से निकलेगा अब्बा जान बोलते हो। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको बेटा पोगो देखना। अब हम क्या किए, हम इन्वेस्ट कर दिए किस में, sunny.l में। हम कैटरीना में भी इन्वेस्ट कर दिए, कैटरीना.k, कौशल होगी ना तो ये दीदी। अब मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, ध्यान रखना। अज्यूम करो हम और इन्वेस्ट कर दें किसमें, कृति में। अविनाश जी कह रहे मजे सर आपके लाइफ में, या थैंक्स ब्रो, डोंट बी जेलस। सीए बनो लाइफ में, अरे पीछे भागेंगी बहुत भागेंगी। देखो मारवाड़ी आदमी, पीपल फ्रॉम एनीवन फ्रॉम राजस्थान, दे नो इट। सीए क्यों करते? शादी करने के लिए, पहला उद्देश्य यही होता है, शादी। तुम्हारे वहां भी देखोगे रिश्तेदारों के, आई शो यू, मेरे को भी आए 2-3 फोटो। बच्चा जब सीए बनता है अगला दिन पेपर में इश्तेहार, फोटो, और पूरे परिवार उसको कॉन्ग्रेचुलेट करे। साला वही पूरा परिवार पूरी जर्नी में टॉन्ट मारा उसको, नहीं होएगा तुझसे, कैसे करके दोनों ग्रुप, नहीं होएगा। वही परिवार वाले कॉन्ग्रेचुलेशन, फोटो आएगा लड़के का, पापा का नाम और पूरी फैमिली, सोनू मोनू चाचा चाची ये वो फला डिगना, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर। तो दैट्स एन इनविटेशन फॉर द मैरिज प्रपोजल। इट्स वेरी कॉमन, पीपल फ्रॉम बॉम्बे विल नॉट नो इट, मैं दिखाऊंगा तुमको किसी का, पर ये ऐसा होता है। फिर अपन कर दिए माधुरी लिमिटेड में। फिर बेबी किसमें की, बेबी की संता में, संता किसमें कैसा, बनता में। तो ऐसा चलता रहता है। अब मेरा काम क्या है, पैसा बहुत है अपने पास। एग्जाम्पल है बेटा, बहुत ही गरीब अपन, देख लो शक्ल देख लो, बहुत ही गरीब है अपन। अभी तुम लोग का फीस आ गया, अरे पैसा आ गया ना, अभी तो क्या करेगा आदमी पैसे का, थोड़ी बिछा के सोएगा उसके बाद। अपन इन्वेस्ट कर दे, कुछ सनी में डाल दे, कुछ कैटरीना में डाल दे, कुछ बेबी में डाल दे, कुछ मधुर में डाल, ऐसा कर दिया। अपना काम है। तो आई एम एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, क्योंकि मेरा काम ही यही है, खरीदा बेचा। अब सनी के अंदर अपन डाल दिए 20%, कैटरीना कड़क डाल दिया अपन मोर देन 50%, बेबी में तो पता है 100% डालना ही पड़ेगा, कितने में डाल दिया 25%, माधुर में डाल दिया अपन क्या 55%। अरे सर मेरा काम ही यही है ना, मेरा तो काम ही यही है। अब क्या हो गया 20%, 50, मोर देन 50, 100%, मोर देन 50, मोर देन 50, देखिए तो मेरा कॉम्पोनेंट बन गया।
तुमको गला फाड़ फाड़ के सोमवार के दिन में तुमको चिल्ला चिल्ला किसे कहा कि अरे भाई तुम्हारा बच्चा किधर भी हो किधर भी हो किधर भी, कौन सा तो करना ही पड़ेगा, मेरे को कौन सा करना पड़ेगा। अरे बीच में डेट आते हैं 31 मार्च, मैं सोचा अभी मार्च में इन्वेस्ट करता है, अप्रैल में बेच देगा फटफट। पर भैया मेरे साथ तो क्या हो गया, हादसा यहाँ पर। क्यों? सब मेरे साथ बच्चे बन गए। अब तुमको ये भी सर सिखाया तुम्हारा बच्चा किधर भी हो कैसा भी हो, कौन सा तो करना ही है, कौन सा तो करना है करना है करना है करना है। पर सर मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं हूं इन्वेस्टमेंट एंटिटी। मैं क्या हूं? इन्वेस्टमेंट एंटिटी। अब तुम लोग ने एफआर पढ़ रखा है, मेरे को जरा बताओ, अगर तुम एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो तो क्या तुमको कौन करना है कि नहीं करना है? क्या तुमको कौन करना है इफ यू आर एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी? अरे सर नहीं 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 नहीं, अरे सर नहीं करना है, अरे सर नहीं करना है। अरे बॉस इफ यू आर एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, इफ यू आर एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, सर इन्वेस्टमेंट एंटिटी का मतलब क्या होता है? अरे सर जिसका यही काम होता है क्या करने का? सर पैसा ले पैसा डाल, पैसा ले पैसा डाल, इन्वेस्टमेंट कर। सो इफ यू आर एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी आपको एग्जेम्पशन है, आपको एग्जेम्पशन, आपको कौन सो नहीं करना है एज पर इंड एस 110। आई रिपीट, आपको कौन सो नहीं करना है एज पर इंड एस 110। बट सर 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 अब एबी लिमिटेड के ऊपर एक कंपनी है, कौन? मम्मी लिमिटेड। माय बाप, मेरी होल्डिंग कंपनी हो गई, मेरी होल्डिंग कंपनी हो गई। अब अज्यूम करो मेरा काम था इन्वेस्टमेंट करने का, एबी का काम है इन्वेस्टमेंट। मम्मी क्या बेचेगी? मम्मी बेचती है अज्यूम करो लैपटॉप्स, मम्मी का बिजनेस है लैपटॉप बेचने का। अब लॉकडाउन में क्या हुआ, तो मम्मी इज अ नॉर्मल कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी लाइक बाइंग एंड सेलिंग लैपटॉप्स। अब लॉकडाउन में क्या क्या सब बच्चे ऑनलाइन आ गए तो घर पे लैपटॉप चलता, हमारा बम्पर सेल वो मम्मी ने डाल दिया एबी के अंदर, एबी ने डाल दिया यहाँ पर, हर जगह पर डाल दिया। सो मम्मी लिमिटेड इज अ नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी, एबी इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो एबी को कौन सा नहीं करना है ये समझ में आता है, क्योंकि उसका काम है इन्वेस्ट करना। तो एबी को कौन सा नहीं करना है, नहीं करना है। बट क्या मम्मी जी को कौन सा करना है? बोलो बच्चों, क्या मम्मी जी को कौन सा करना है? यस और नो? यस सर, मम्मी जी को कौन सो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मम्मी थोड़ी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। सो मम्मी विल कौन सो ए बी अलॉन्ग विद उसकी सब्सिडरी, मम्मी विल कंसोलिडेट सब्सिडरी अलॉन्ग विद उसकी इंटरमीडिएट सब्सिडरी, जो उसकी सब्सिडरी की सब सब्सिडरी है, सबको कौन सो करेगी। पर अगर मम्मी जी को भी एग्जेम्पशन चाहिए बच्चों, अगर मम्मी जी को भी एग्जेम्पशन चाहिए तो फिर, अगर मम्मी जी को भी एग्जेम्पशन चाहिए तो सर, अगर मम्मी जी को भी एग्जेम्पशन चाहिए ना, तो मम्मी जी इटसेल्फ खुद क्या होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट एंटिटी होनी चाहिए। मम्मी खुद क्या होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट एंटिटी होनी चाहिए। अगर मम्मी जी को एग्जेम्पशन चाहिए, मम्मी जी इटसेल्फ शुड बी एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, तो मम्मी को भी कौन सा नहीं करना है। ये बात कहां लिखिए? इंड एस 110 में लिखिए। और सर अगर ये लोग को इंड एस 110 एप्लीकेबल नहीं है, अगर इनको इंड एस 110 एप्लीकेबल नहीं है, चलो समझ में आया, माना एग्जेम्पशन है क्लियर। पर सर बुक्स में तो कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा, तो कौन सा इंडेक्स लगेगा? सर दे विल रूट इट थ्रू 109, ऐसा कुछ सीखे होंगे ना, FVTPL। चला के तुम्हारा FR का समझ सीखोगे, FVTPL फेयर वैल्यू थ्रू PNL सीखे होंगे ना, तो कुछ FVTPL मेरे को भी आता है, मेरे को भी आता है अपने को भी। खत्म। आई थिंक सचिन का एक डाउट था, अगर फॉरेन तो कौन करेगा? अरे मेरे भाई, अगर मेरे फॉरेन सब्सिडरी है, नॉर्मल सब्सिडरी है, तो मैं ही करेगा ना, मैं होल्डिंग कंपनी इंडिया में ना। होल्डिंग कंपनी देखने का पेरेंट कंपनी कहाँ की होती है? सो अगर वो आप अगर इन्वेस्टमेंट तो नहीं करने का अपने को, मेरे को एग्जेम्पशन है, सो ध्यान रखना एग्जेम्पशन के दो रूप है, एक है कंपनीज रूल्स वाला, इंटरमीडिएट सब्सिडरी वाला, दूसरा है इंड एस 110 वाला, कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम डूइंग कौन-सो। हाउएवर उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सो करेगी। हाँ, अगर वो पेरेंट कंपनी को भी, मम्मी अगर कौन सो करेगी, बट अगर मम्मी को भी एग्जेम्पशन चाहिए, तो उसको कौन सो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन क्या होना चाहिए उसका? इन्वेस्टमेंट एंटिटी होना चाहिए। सचिन जी कहते हैं सर मम्मी अगर फॉरेन तो ये भी इन्वेस्टमेंट, तो भैया
बेटा अगर वो फॉरेन कंपनी है तो उसको क्यों CFS लगेगा, क्यों उसको इंडिया एस लगेगा, इंडिया वाले को लगेगा ना। अभी अगर मम्मी जी युगांडा में पैदा हुई है, युगांडा में इनको पड़े, तो युगांडा का एक्ट लगेगा ना, मेरे को क्या करने का युगांडा के एक्ट से। हम कंपनीज एक्ट की बात करें ना, कंपनीज एक्ट आपको इंडिया में लगता है ना खाली, तो ये आपको ऑब्लिगेशन है ना। हाँ भाई नहीं बनेगा ना CFS, क्योंकि अरे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना फिर तो। क्लियर? अच्छा अब ध्यान सुना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनीज रूल्स में एग्जामिशन है ये वाली है इंडेस में एग्जामिशन। मतलब इन्वेस्टमेंट एंटिटी को कौन सो नहीं करने का, ये बात कहां लिखे, इंडेस 110 में लिखिए, इंडेस 110 में लिखिए। कंपनीज एक्ट में लिखा है क्या? नहीं ना, नको मंजे एज पर कंपनीज एक्ट कौन सो करना है। सर नहीं समझा, हिल गए पूरा हिल गए, अरे सर ए बाबू आ गया। सुनो भाई, इंडेस 110 में एग्जाम्पशन है ना, इंडेस 110 में एग्जाम्पशन है। कंपनीज एक्ट में कोई एग्जाम्पशन नहीं, कंपनीज एक्ट में तो एक ही एग्जाम्पशन है, ये वाली। अरे इन्वेस्टमेंट एंटिटी को एग्जाम्पशन है किधर? इंडेस में, कंपनीज एक्ट में नहीं है। सो कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको कौन सा करना पड़ेगा ऐसा आंसर में लिखने का। पर सर करेंगे कैसे? नोट्स में लिख देते हैं कि इंडेस 110 में एग्जाम्पशन है। सो मैं आपको उसका आंसर लिखवाऊंगा, बहुत रिपीटेटिव मॉड्यूल का आंसर है ये, कि एग्जाम्पशन है इंडेस में। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एग्जाम्पशन है इंडेस में, एग्जाम्पशन है इंडेस में, कंपनीज एक्ट में नहीं है। एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 120 यू हैव टू डू कौन सो कैसे? बाय डिस्क्लोजिंग इट बाय वे ऑफ नोट कि हमको एग्जाम्पशन है। तो आपको आंसर में लिखना है कि एज पर सेक्शन 120 आपको कौन सो करना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, मेरा बच्चा किधर भी हो, कैसा भी हो, कौन सो करना है, कौन सो करना है। आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? हम सेक्शन 129 के हिसाब से हर वक्त कौन सो करेंगे, एग्जाम्पशन इंडेस में है, कंपनीज एक्ट में नहीं है। आंसर फ्रेम कैसे होगा वो मैं आपको लिखवाऊंगा। बोलो, आर यू थ्रू विद दिस मच? क्लियर? देखो अभी अभी क्योंकि देखो फर्स्ट क्लास विल गो लिटिल स्लो, रीजन भी क्योंकि बहुत लोग बुक नहीं पहुंची है अभी तक। लिखना होगा, मैं आपको लिखवा दूंगा, पहले समझ लेते हैं, कुछ मार्क वार्क नहीं करना। देखो अभी एज पर AS21, अब AS21 आपको हटा दिया गया क्योंकि आपको एप्लीकेबल नहीं है। एज पर इंडेस 110 क्या बोलता है कि आपको कौन सो प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्या क्या बनेगा, कौन सो बैलेंस शीट बनेगी, कौन सो P&L, कौन सो कैश फ्लो, कौन सो की, कौन सो नोट्स। ठीक है, नोट्स, ये 5 चीजें मिलकर मेरा क्या बन जाएगा, CFS। तो पहला जो स्लाइड है ये कुछ काम का नहीं है, मतलब नॉलेज के लिए काम का, एग्जाम में कुछ नहीं है। CFS मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट, बेटा मैंडेटरी मतलब सर कंपल्सरी है, करना ही पड़ेगा। एज पर सेक्शन 129 कौन से एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013 का। वेयर अ कंपनी हैज one or more subsidiaries इंक्लूडिंग एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, मतलब मेरा बच्चा सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर किधर भी हो, इन एडिशन टू इट्स ओन FS, खुद का FS बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा वो, एक CFS, विल प्रिपेयर अ CFS ऑफ द कंपनी एंड ऑफ ऑल द सब्सिडरी इन द सेम फॉर्म एंड मैनर एज दैट ऑफ इट्स ओन। ठीक है, सो मेरा बच्चा किधर भी हो, कैसा भी हो, कौन सा करना है, कौन कहता है ये, सेक्शन 129। अच्छा, द प्रोविजंस एप्लीकेबल टू प्रिपरेशन, अडॉप्शन, ऑडिट ऑफ FS ऑफ अ होल्डिंग कंपनी शैल मुटाटिस मुटांडिस आल्सो अप्लाई टू CFS। बेटा मुटाटिस मुटांडिस मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मुटाटिस मुटांडिस? कृतिका चैट में लिख दीजिए सर, शेम 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 एज इट इज, उनको भी लगेगा। ठीक है सर, द CFS shall also be approved by board before they are signed on behalf of the board along with its own FS and shall also be laid before the AGM of the company along with its own FS। आपको FS इनकी AGM में भी रखना पड़ेगा। आपको सर साइन करने से पहले आपको पहले बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा उनका। The company shall also attach along with the FS a separate statement containing salient features of its subsidiary in form number AOC1। बेटा AOC का मतलब होता है अकाउंट्स ऑफ कंपनी। अब दिस कुड बी प्रोबेबली
एक एमसीक्यू का फॉर्म नंबर है, जैसे ऑडिटर के फॉर्म नंबर में आपको याद करवाऊँ, याद करने पड़ेंगे वो, क्योंकि वो एमसीक्यू में खेला हो भाई। इसको भी याद करें, AOC1 लास्ट में लिख लेंगे अपन, सेपरेट फीचर्स, सेपरेट सेलिएंट फीचर्स ऑफ सब्सिडीज AOC1, सेलिएंट फीचर सब्सिडी AOC1। CFS shall be made as per Schedule 3 and as per applicable AS। अभी आप लोग को इंड AS एप्लीकेबल है। सो इस पूरे पेज में ज्ञान था, एग्जाम ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, ये जो पहली वाली जो लाइन है सेक्शन 129 वाली, ये आपको आंसर में लिखने के लिए काम आएगी। सिंपल भाषा में मैं हिंदी में बोलूँ एज पर सेक्शन 129, मेरा बच्चा किधर भी हो कैसे मेरे को कौन सो करने का है, सिंपल भाषा में ये कहते हैं वो। ठीक है, सेलिएंट फीचर किस में जाएगा सर, फॉर्म नंबर AOC1 में जाएगा। क्या बनाऊंगा सर मैं, CFS बनाऊंगा एज पर शेड्यूल 3 एंड इंड AS, जो भी एप्लीकेबल AS है। ठीक है, चेक करो, ये आपको दोनों आते हैं, आराम से पढ़ना। पहले ये वाला पढ़ो, आई जूम इट। चेक करो आता है क्या। किया अपन ये ABC, याद आया, ABC वही છે, वही છે सेम। NOC from all members or one member and not a listed company or not wanting to get listed and ultimate holding company prepares CFS। so ये companies rules 2014 की exemption list है। An investment entity did not present CFS if it is required as per Ind AS 110 बरोबर। However, it has to measure all the subsidies at FV, FV, T, PNL। ये बात कहाँ लिखी है सर, Ind AS 109 में लिखी है। अब parent company shall determine whether it is an investment entity or not। उसको बताना पड़ेगा कि वो investment entity है या नहीं। सर investment entity का मतलब क्या होता है, as per Ind AS की एक definition है पूरी, क्या बोलता है। सो ये definition आपको याद नहीं करनी है। It obtain funds from one or more investors for the purpose of providing those investors with the investment management services। या फिर कमिट करते किसको, इन्वेस्टर को, कि जो हमारा जो धंधा है ना, धंधा क्या करने का है, मेन खाली इन्वेस्ट करने का, solely for return from the capital appreciation, investment income or both, and measures and evaluates the performance of substantially all of its investment on fair value basis। तो FATP हम लोग फॉलो करते हैं जनरली। तो मैं कौन हो जाऊंगा सर, इंड AS के हिसाब से इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो ये डेफिनेशन आपको समझनी है, रट्टा नहीं माननी है। मेन आपको रट्टा जो है ये मारने का रट्टा। एग्जाम्शन 2 है मेरे, 2 है एग्जाम्शन। क्लियर। तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा है, यहां तक अपन ने बुक से रीड कर लिया। कुछ मैपिंग नहीं करनी है, क्योंकि आई थिंक आज और कल हम वेट करेंगे कि जब नोट्स मतलब बुक सबके पहुंच जाए तो मैं लिखवाना थोड़ा शुरू कर दूंगा। फिर थोड़ा सा लास्ट में लिखवाऊंगा आपको, तो गट क्या होगा, एक फील आएगा कि अच्छा कुछ पढ़ाई की अपन ने आज। अब हर समय करवाऊंगा, टेंशन मत लो, आई एम जस्ट वेटिंग। पहले समझ लेते, द बैच विल बी डिवाइडेड टू लाइक 2 स्लॉट्स। पहला पार्ट एक्सप्लेनेशन, सेकेंड हाफ हम क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे, लाइक जाते जाते नोट्स बनाएंगे अपन। पहले सब समझ लेते हैं, ठीक है। अब तो ये एक मेरा इंपॉर्टेंट आंसर आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी। तो जैसे आइडियली मैं बोलूँ कि 9 बजे तक अपन पढ़ेंगे, फिर आधा घंटा 15 मिनट अपन नोट्स बनाएंगे। फिर पहला आंसर आएगा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। याद करना पड़ेगा सर, पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। हमारे एग्जाम्पल में बच्चों, हमारे एग्जाम्पल में
इस एग्जाम्पल में पेरेंट कौन है, माँ बाप कौन है बच्चों, बताइए। ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ए बी बेबी, बराबर, ए बी लिमिटेड, बेबी लिमिटेड। अच्छा जरा मेरे को बताओ, अज्यूम करते अपन एक और कंपनी है बंता लिमिटेड, बंता। तो जैसे जिनको नहीं पता, दिस इज माय फैमिली बेसिकली, बेबी इज माय वाइफ, मेरी सगी बेबी है। आई हैव 2 किड्स, टाबर, दो टाबर है मेरे पास, माय टाइनी टॉट्स, एक संता और एक बंता है, ठीक है। नाउ अरे आज सुबह पता क्या हुआ, कोई दीदी सुबह 5:45 बजे कॉल कर दी टेलीग्राम पे। अब वो टेलीग्राम से कॉल आता है तो नॉर्मल रिंग बजता है, बराबर, 5:45 बजे। तो आई एम लाइक यार इतना जल्दी कैसे हो गया यार, अभी तो सोए थे। अब मेरे को लगा कोई सुबह सुबह फोन कर रहा है, कुछ काम का फोन होगा, तो आई जस्ट सॉ कि फोन है, टेलीग्राम पे कोई है। फिर दीदी मैसेज भी की, सर आई वांट टू अटेंड द डेमो क्लास। मैं बोला फर्स्ट लेक्चर है, पहला दिन है, मेरे को सोने का था, उठा दिया सुबह सुबह। दीदी अलग ही नशे में, और दीदी को हम कल मना कर दिए थे कि भैया अपन नहीं करते ऐसा डेमो वेमो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसा अपन नहीं फॉलो करते। किसी को देखने के बाकी लोग तो सुन के आए हैं, अगर विश्वास नहीं है तो बेटा यूट्यूब पे आते हम, टीवी पे देखो। दीदी पहले जैसे सब्जी लेना था ना, टमाटर, पहले टमाटर में देखूंगी, हाँ अच्छा लगा तो मैं लूंगी भैया। दीदी वैसे नशे में। अब मेरे टावर उड़ गए सुबह सुबह, टाबरों को संभाला, बाबू सो जा सो जा, टाबर सोया। फिर अब ए बी बेबी बनता, और अपना एक है संता। अच्छा, तंटा इज इन प्रोसेस, तंटा इज इन प्रोसेस या, जब तक तुम्हारा अटेम्प्ट आएगा हमारा भी आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, ए बी ने बेबी के अंदर 51 मतलब मोर देन 50, बेबी ने संता के अंदर मोर देन 50, ठीक है। अब ए बी ने बंता के अंदर 25% इन्वेस्ट कर रखा है, 25%। संता ने भी कर रखा है 20%, बेबी जी ने भी कर रखा है, अज्यूम करो 10%। सो मैंने किया है 25, संता ने किया है 20, बेबी जी ने किया है 10 बंता के अंदर। बंता, इज बंता अ सब्सिडरी? इफ यस, किसकी? सिंपल भाषा में, बंता का बाप कौन, बताओ बच्चों, बंता का बाप कौन? यस सर, यस सर, बंता का बाप कौन? अरे सर बंता का बाप कौन होगा? आप ना सर, मैं अरे मैं ही ना भाई, मैं होगा ना सर। क्यों? अरे तुमने स्कूल में, मतलब सकल नहीं, जब तुम जवान हुआ करते थे सदियों पहले, फर्स्ट अटेम्प्ट, सो आई जनरली से सीपीटी इज योर बचपना, इंटर आईपीसीसी इज योर जवानी, एंड फाइनल सी इज योर बुढ़ापा। तो जब तुम जवान हुआ करते सालों पहले, यू नो लॉन्ग टाइम अगो, जब तुम क्लियर हुए थे सीपीटी, उस जमाने में सिखाया गया था आपको कि इफ अ होल्डिंग कंपनी along with subsidiary, बाबू, if a holding company along with subsidiary or subsidiaries, if a holding company along with subsidiary or subsidiaries hold more than 50% in another company, then this another company becomes the subsidiary of the main holding company. Then this subsidiary becomes the subsidiary of the main holding company. तो बनता भी मेरा, करेक्ट। सो बच्चों लोगों, बनता भी सर अपना ही चाहिए। अब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो एग्जाम में क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट करने, मतलब ए बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक सेकेंड भैया, तुम ऑडिटर हो, तुम आए, मेरे को बताओ क्या तुमको सपना आएगा मेरे कितने बच्चे? बताओ, तुमको सपना आएगा क्या? तुमको सपना आएगा कि मेरे कितने बच्चे हैं? यस और नो? तुम ऑडिटर, तुम सीए साहब? नहीं सर। अभी अभी आप अहमदाबाद गए, अभी मैं नेक्स्ट मंथ कहीं और ट्रैवल करूंगा, वहां कर लिया, अभी हमको कोई सपना आ रहा है
अरे मित्रों मेरा बच्चा किधर है, कौन सा बच्चा है, इसको ढूंढने का काम किसका है? मेरा बच्चा किधर है, कैसा है, ढूंढने का काम किसका है बच्चों? करेक्ट, मैनेजमेंट है कंपनी का, पर कौन सी कंपनी का, कौन सी कंपनी का? पेरेंट कंपनी का ना, सब पेरेंट कंपनी का, करेक्ट करेक्ट, पेरेंट कंपनी का। अरे सर, the responsibility for preparation presentation of CFS among other thing is the responsibility of the management of the parent. This includes, और क्या करना है सर? पहले अपना बच्चा ढूंढो, किधर है, किसका है सर? आइडेंटिफाई दी कंपोनेंट्स। अब क्या बोलोगे? आइडेंटिफाई दी कंपोनेंट। तो कंपोनेंट को ढूंढने का इसमें सर आप ही का है। अच्छा, पैसा कितना कमाया हमको क्या पता सर, हम लोग तो सीए लोग हैं। तुमने बच्चा पैदा कर रखा है, किसी ने वड़ा पाव बेचा, किसी ने इडली बेचा, किसी ने सर बिरयानी बेचा, सर किसी ने लैपटॉप बेचा, किसी ने खुद को बेचा, हमको क्या पता? आप निकालो सर, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन सीएफएस। सो कैसे याद करेंगे सर? बच्चा ढूंढो इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पैसे कैसे कमाए सर? आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। नंबर 2, आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब क्या बोलोगे? आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। अरे किसी ने क्या धंधा किया वो भी तो बताओ। आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब सर पैसे कमाए हैं, कितने पैसे कमाए, पैसे कैसे कमाए। नंबर 2 पॉइंट, आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब भैया देखो, मैं पप्पा, बाकी बच्चों ने आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रखा होगा, उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज, आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। आइडेंटिफाई आरपी एंड आरपीटी, आइडेंटिफाई आरपी एंड आरपीटी, 3 हो गया। जो भी बच्चा कहेगा सर्च करेगा, सर्च के सिवा कुछ नहीं कहेगा सर। ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपोनेंट्स। ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपोनेंट्स। ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द, जो भी कहेगा सर्च करेगा, सर्च के सिवा कुछ नहीं कहेगा। ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपोनेंट्स। सब इंफॉर्मेशन हो गया। अब ठोको, क्या ठोकेंगे अपन? मेक प्रॉपर कॉन्सो एडजस्टमेंट्स, मेक प्रॉपर कॉन्सो एडजस्टमेंट्स, मेक प्रॉपर कॉन्सो एडजस्टमेंट करेंगे अपन अगली क्लास में। मेक प्रॉपर कॉन्सो एडजस्टमेंट। अब पता है घर में कोई बच्चा होता है जो अलग चलता है, शायद वो तुम होंगे, तुम्हारा भाई होगा, मतलब मम्मी पापा साथ में चल रहे होते हैं, यहाँ जाना है, वो करना है, ये खाना है, पर घर में कोई ना कोई तो जो अलग होता है, या तो तुम होगा, तुम्हारा भाई बहन होगा कोई, जिसकी मम्मी पापा से नहीं बनती जनरली, पर एट द एंड सर खून तो अपना है ना, साथ में लेके चलना पड़ेगा सर उसको। तो क्या बोल उसको बन हार्मोनाइज, क्या बोलूंगा उसको बन हार्मोनाइज। हार्मोनाइज अ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। हार्मोनाइज अ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। अच्छा सर, कोई विदेश वाला बच्चा होगा, सर खून तो मेरा ही है ना, साथ में लेके चलेंगे उसको अपन। क्या बोलते उसको अपन? गैप कन्वर्जन वेर एवर एप्लीकेबल। गैप कन्वर्जन वेर एवर एप्लीकेबल। गैप कन्वर्जन वेर एवर एप्लीकेबल। 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी। मेरे प्यारे बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी में अगर ये आया, ये लिखे अपन 7 पॉइंट, कितना पेज भरा जाएगा? कितना पेज भरा जाएगा बताओ? हाँ, कितना पेज भरा जाएगा सर? आधा, लाइक 10 लाइन, 8 से 10 लाइन, 3/4 आई कुड से, वहां तक भरा जाएगा 8 से 10 लाइन। अब हम सब ठहरे बीकॉम वाले, हम सब ठहरे बीकॉम वाले। एनीवन जिसने ग्रेजुएशन में बीकॉम के अलावा कुछ किया है? जैसे जनरली हर सीए स्टूडेंट बीकॉम करता है, उसके अलावा किसी ने कुछ किया है? सचिन आपने किया है बैफ, ओके। कोई और? दीदी ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन बैफ किया। बेटा क्या उखाड़ लिया बैफ करके? यहीं बैठे ना अपन तो। सॉरी, तो हम लोग तो सारे मैक्सिमम बच्चे दे रहे हैं बीकॉम वाले। सर 6 लाइन लिखा है, 8 लाइन लिखा है, मजा नहीं है सर, मजा नहीं है सर, मजा नहीं और लिखने का। अरे ज्ञान मत पेलना, अगर तुमने वहां पर ज्ञान पेला तो तुम पेले जाओगे। 2 दिन पहले का पेलना वाला इफेक्ट खत्म नहीं हुआ तो तुम बहुत ज्यादा पेले जाओगे, ध्यान रखना चीज को, ठीक है? जितना दिया है ना उतना लिखना है। क्वालिटी मांगा है, क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं देना है। इतना ही आंसर है, इतना ही पॉइंट, इतना ही लिखना है, सीधा यही। सर 4 मार्क में इतना मिल जाएगा मार्क्स? हाँ, तुमने अगर ज्ञान लिया, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन करते हो, पेरेंट कंपनी कौन होती है वो बताते हो, ज्ञान नहीं देने का, सीधा लिखने का। फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी। क्या सर? पहले बच्चा ढूंढो, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, और क्या पैसा कमाया, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन द सीएफएस। कैसे पैसा कमाया?
आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। सर आपस में ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफाई आरपी एंड आरपीटी। सर जो भी बच्चा कहेगा सच के साथ कुछ नहीं कहेगा। ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट्स। सर ठोको अभी, मेक प्रॉपर कॉन्सो एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट के तो कोई बच्चा अलग चल रहा होगा, साथ में लेके चलो हार्मोनियस अकाउंटिंग पॉलिसी एंड गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल। गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल हो गया। अब याद करना कैसे है? देखो सर खुद से तो हो नहीं रहा है, क्या करने का? स्क्रिबल। क्या बोलोगे बच्चों आप? स्क्रिबल। जैसे खुद की ओन हैंड राइटिंग में, खुद के समझने के लिए, बेटा किसी और के लिए नहीं, खुद के समझने के लिए खुद की ओन हैंड राइटिंग में। बाबू आ गया, बाबू आजा। या मैंने क्या बोला? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट मैंने याद किया। जो मैंने आपको स्टोरी बताई ना बेटा, वो याद करके चलना, बराबर आएगा। सर पहला पॉइंट क्या आएगा? सर आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स, बच्चों को ढूंढो, इंक्लूडिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन सीएफएस, टू बी इंक्लूडेड इन सीएफएस। ठीक है, मेरे को याद है। नंबर 2, बच्चों ने पैसे कैसे कमाए? सर आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। सर बच्चों ने आपस में ट्रांजैक्शन किया होगा, आइडेंटिफाई आरपी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। परफेक्ट। जो भी बच्चा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा, ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट्स। सब इंफॉर्मेशन आ गया, ठोक दो। अभी क्या ठोकेंगे अपन सर? मेक प्रॉपर कॉन्सो एडजस्टमेंट। क्या बोलोगे आप? मेक प्रॉपर कॉन्सो एडजस्टमेंट। अब जब एडजस्टमेंट का कोई बच्चा अलग चल रहा होगा सर, साथ में लेके चलो, हार्मोनाइज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, हार्मोनाइज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। 7वां, गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल। क्या बोलोगे आप? गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल। हो गया। तो कितने पॉइंट हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तो लिखे मैंने, 4 मार्क का आंसर है। सी मेरे को क्यों याद है? क्योंकि मैंने इतनी बार बोला हुआ है। आपको भी बोलना पड़ेगा, बोल के याद करो, हाथ में लास्ट में क्या करेंगे? रफ कॉपी में स्क्रिबल करेगा। मेरे को ये किसी को दिखाना नहीं, मेरे को खुद को समझ में आना चाहिए खाली, बस दैट्स इट। अब देखो आपने याद किया, जैसे पहले मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, फिर मैंने उसको बोला, फिर मैंने उसको याद करवाया। 3 पॉइंट 3 बार हो गया। चौथी बार खुद से याद करोगे, 5वीं बार अपन क्या करेंगे? लिख लेंगे। एक ही आंसर को 5 बार लिख लिया, 5 बार 5 बार। हो गया ना? गधे थोड़े दिमाग में बैठेगा ना कभी तो हो गया आंसर। याद करना पड़ेगा, चतुर बनना पड़ेगा, स्तन रट्टा मारना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, मार्क्स नहीं मिलता नहीं तो। अब भी क्या, भी इसको याद करो जल्दी। इट्स ऑन द स्क्रीन, प्लीज मग इट अप राइट नाउ। फिर अपन स्क्रिबल करेंगे। करें शुरू। तो मेरा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी? सर कैसे करेंगे इसको अपन? पेरेंट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको चैट में लिखना लिख सकता है, जिसको घर पे ही बोलना है बोलो। देखो घर वाले बोलेंगे पागल है, खुद भी हंसता रहता है, बोलते रहता है, चलेगा। मेरे को आंसर याद करना है, दैट्स माई सिंपल गोल इज। पहला, सर पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? पहले बच्चों को ढूंढो बच्चों को ढूंढो, मतलब सर क्या? आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स। और बच्चों ने पैसे कैसे कमाए, पैसे कितने कमाए, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन सीएफएस। अच्छा सर, फिर
पैसे कैसे कमाए, पैसे कैसे कमाए सर? आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग, आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। हम थोड़ा बहुत टूटा फूटा इंग्लिश यहां वहां चल जाएगा, पॉइंट वो लिखने का अपने को बस। परफेक्ट। अच्छा सर, आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब आपस में ट्रांजेक्शन किया होगा सर, आइडेंटिफाई आरपी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफाई आरपी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। सर जो भी बच्चा सच सही कहेगा, सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा सर। फोर्थ पॉइंट बिकम्स माय obtain accurate and complete information from components, obtain accurate and complete information from the components। ओके सर। अच्छा अब क्या करें सर अपन? अब ठोको सालों को, ठोको सर। मेक प्रॉपर कॉन्सो एडजस्टमेंट, दो होती है अपन करेंगे आगे। मेक प्रॉपर कॉन्सो एडजस्टमेंट। अरे सर ठोक दिया, अच्छी बात है, ठोक दिया। सर अरे सर अलग हो गया कोई बच्चा मेरे से, अरे लेके चलो साथ में, लेके चलो उसको, लेके चलो। हार्मोनाइज द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, हार्मोनाइज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। अरे सर मेरे विदेश में कोई बच्चा है, उसको भी लेके चलना, परिवार का हिस्सा है ना, अपन फैमिली फंक्शन बुलाते हैं उसको। पॉइंट नंबर 7 क्या हो गया सर? गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल, गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल। डन, थैंक यू भैया, हो गया हो गया, 7 पॉइंट हो गए, बस इतना ही है। गो विद द स्टोरी, आपको आंसर याद रहेंगे। गो विद द स्टोरी, खत्म खत्म समाप्त। समझा आपको कैसे याद करने का? यही तरीका है, और कोई रास्ता नहीं ऑडिट पार करने के लिए। पार करना वो याद करना पड़ेगा, याद मेरे साथ ही करना पड़ेगा, बाद में टाइम नहीं है। फटाफट याद किया, स्क्रिबल कर लेकर रफ कॉपी पे, बस खत्म। मैं सामने स्क्रिबल कर, आप देख रहे हो, आपको याद होगा, मूवी के सीन्स याद होते हैं आपको, ठीक है, गाने याद होते हैं, बिकॉज यू विजुअलाइज इट, राइट, यू सी दोस थिंग्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया। ये मैं आपको बाद में कराऊंगा, ये इस बार का एग्जाम क्वेश्चन है, इस बार का एग्जाम क्वेश्चन है, ये बाद में करते अपन। Just give me 1 minute. Huh? ये भी अपन लिखेंगे बाद में। तो ये आंसर अपडेट हुआ है आंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से। क्या है आंसर? इट्स सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर ऑफ सीएफएस। अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ध्यान से देखो। सो पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या करा है सर, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की कुछ नहीं, फुल टाइम पास है, फुल टाइम पास है। जिनानी नो इट्स नॉट अ पीडीएफ अलाउड बिकॉज आई एम इन कॉन्ट्रैक्ट विद द पब्लिशर, वो शेयर नहीं कर सकते। एंड आपको जरूरत नहीं, मैं सब आपको लिखवाऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? फिर भी अगर आपको चाहिए तो यू कैन बाय, आपको क्यों टेंशन लेने का? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर ऑफ द सीएफएस, अक्कल लगाना, क्वेश्चन क्या बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली तो बच्चों वाला स्टोरी, ये क्या बोलता है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ नहीं है, फुल टाइम पास है, टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ कि भैया सीएफएस हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। एप्लीकेबल एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कोई मुझे बता पाएगा क्या एफआरएफ होता है? इट सेज टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ दैट इज सीएफएस हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। पर क्या है वो, क्या है वो एफआरएफ क्या चीज है? करेक्ट, इंडेस, इंडेस 110, वही तो हुआ ना। अरे अपन सीएफएस कैसे बनाते हैं, इंडेस 110 के ना, वही तो मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, बस। ऑडिटर क्या बोलोगे सर, टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ दैट सीएफएस हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर एफआरएफ। ठीक है, ये देखो ए वाला पॉइंट है। ई वाला पॉइंट क्या बोलता है, the auditor should validate the requirement of preparation of CFS as per applicable FRF। क्या पागल लोग हैं ना, पहला रिक्वायरमेंट आएगा कि पहले बना वो चेक करने का? सर प्रिपेयर किया। ऑडियो आर माइक किसको ऑन है मेरे भाई, मेरे भाई
हर्षल, सॉरी, हेलो पॉजी, इतने पैसे में से आएगा, इन्हें देखा भी। हाँ, माई क्वेश्चन वॉज कि पहले रिक्वायरमेंट आना चाहिए कि पहले वो आना चाहिए कि चेक करो सीएफएस बनाए कि नहीं बनाए। लॉजिकली पहले उसको देखना चाहिए रिक्वायरमेंट है कि नहीं सीएफएस बनाने की। जैसे अपने एग्जामिशन की बातें की अभी, शायद वो एग्जाम्ड होगा तो शायद उसको बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, मॉडल में दे रखा है कि पहले वो लास्ट में बता रखा है कि शुड वैलिडेट द रिक्वायरमेंट। अपन जब फ्रेम का अपन वैसे लिखेंगे, पहले चेक करो रिक्वायरमेंट है क्या। ही शुड वैलिडेट द रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। रिक्वायरमेंट है क्या। नंबर 2, अगर रिक्वायरमेंट है वेदर इट हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर एफआरएफ। समझा आंसर कैसे फ्रेम करना है। पहला रिक्वायरमेंट है क्या, अच्छा है, सीएफएस बनाया है एज पर एफआरएफ, एज पर एफआरएफ। ओहो बना दिए, कैसा दिखना चाहिए तुमको सीएफएस बाबू। ऑल द बॉयज इन द हाउस, अरे तुमको पहला देखो, तुमको शादी करना है क्या, शादी करना है तो सर लड़की ढूंढना पड़ेगा, लड़की ढूंढना, शादी हो गया, लड़की कैसा चाहिए अपने को बाबूस, ऑल द बॉयज इन द हाउस, लड़की कैसा चाहिए अपने को सर। ना मैन, लड़की कैसा चाहिए अपने को सर, सुंदर, सुशील, घरेलू, एकदम कड़क सर। उसको क्या कहते हैं अपन सर, ट्रू एंड फेयर व्यू। बस, टू एनेबल हिमसेल्फ टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन विद द ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंटेड बाय दिस सीएफएस। तो क्या चाहिए मेरे को, ट्रू एंड फेयर व्यू। पहला रिक्वायरमेंट है क्या। नंबर 2, रिक्वायरमेंट है तो क्या बनाया क्या, बराबर बराबर बना दे तुमने, अच्छा मेरे हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू दिख रहा है कि दिख रहा। नंबर 4, टू इंक्वायर into the matter specified in 143(1) of the Companies Act 2013। 143(1) अगर किसी को याद है 6 एरियाज होते हैं, एलटी डाइस बोलते हैं उसको। मैंने आपको आईपीसी में सिखाकर, कोई पढ़ा है मुझसे आईपीसी सीधो, लोन्स, ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंसेस, शेयर्स आएगा, कंपनी में करेंगे अपन इसको। टू इंक्वायर इनटू द मैटर्स एज पर सेक्शन 143(1). फिर टू रिपोर्ट ऑन द मैटर्स गिवन इन सेक्शन 143(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर किसी ने ऑडिट रिपोर्ट बना रखी है, अगर प्रैक्टिकली देखिए ऑडिट रिपोर्ट में पेज नंबर 1, 2, 3 में आता है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। मान लिखो है सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 A to I होता है वो। आई गिव द कंटेंट्स, ऑल इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इज ऑब्टेन, फिर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डन अप विद एज पर AS, फिर वो BNL बैलेंस शीट एंड एग्रीमेंट विद बुआ, नन ऑफ द डायरेक्टर्स आर डिस्क्वालीफाइड अंडर 164(2). याद हो ऐसा कुछ धुंधला सा, तो ये वो वाला पॉइंट है। सो बेसिकली कुछ नहीं किया इंस्टीट्यूट ने, ये जो तीनों पॉइंट है, ये आपके सेक्शन 143 है कंपनीज एक्ट के, तीनों वही है। तो पहला पॉइंट क्या है कि सर रिक्वायरमेंट है क्या। नंबर 2, रिक्वायरमेंट तो बरोबर बनाया है क्या है। नंबर 3, 143 लिखने का है, एक 1, 2, 3 पहला सेक्शन बोलता है इंक्वायरी करने का, नंबर 2 बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू देने का, नंबर 3 बोलते हैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तीनों लिख दिया यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने, हो गया आंसर। सी यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड कि आंसर कहां से बन रहा है। सो अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर ऑफ सीएफएस, गाइस व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर ऑफ सीएफएस सर, पहला क्या बोलेंगे सर, द ऑडिटर शुड वैलिडेट द रिक्वायरमेंट, द ऑडिटर शुड वैलिडेट द रिक्वायरमेंट। अच्छा जरूरत है क्या, अच्छा जरूरत है सर, whether it is prepared as per applicable financial reporting framework as per FRF। अच्छा सर, फिर 3 सेक्शन है मेरे सर, क्या मुझे वो जो CFS है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है क्या सर, क्या उसने वो इंक्वायरी की है क्या, इंक्वायरी करने का जो सेक्शन है 143 सब सेक्शन 1। ओके सर, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट उसने 143 की पूरी की है क्या, हो गया। 5.4 मार्क का आंसर, इतना ही लिखने का है तो ही मार्क्स मिलेगा। पागल जैसा बोला जैसे मजा नहीं आ रहा है, मैं तो ज्ञान और पेलू नहीं भैया, तुम पेले जाओगे भरी महफिल में। ठीक है, 5 चीजें बच्चों। पहला क्या है, ही शुड वैलिडेट द रिक्वायरमेंट, जरूरत है क्या। अच्छा जरूरत है, इट हैज बीन वेदर इट हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर FRF और नॉट। नंबर 3, वेदर द ऑडिटर हैज मेड इंक्वायरी अंडर 143(1), whether it is giving true and fair as per 143(2), and whether the audit report contains matters as per 143(3). 5 पॉइंट, इतना ही लिखना है। अभी की अभी रट्टा मारो इसको जल्दी। मैंने आपको ऑर्डर बता दिया, पहले रिक्वायरमेंट, अच्छा फिर CFS बनाया है, मतलब FRF बनाया है कि नहीं बनाया, फिर ट्रू एंड फेयर व्यू, फिर LTI वाला आंसर एंड 143 वाला आंसर। वर्डिंग्स कैसे लिखने में लिखवाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए प्लीज, अभी के अभी याद करो। गायत्री आपको समझ में आ रहा है, इज इट परफेक्ट नाउ।
चलो, let's try to scribble. The question is, what is the responsibility of the auditor of CFS? बोलो, पहला पॉइंट क्या आएगा? What is the first point? Sir, the auditor should validate कि requirement है क्या? He should validate the requirement of preparation of CFS. Cool, perfect. चलो validate कर लिया, requirement है, अब अच्छा requirement है sir, whether it has been prepared as per applicable FRF, whether it has been prepared as per applicable FRF, perfect. अच्छा, फिर बना दिया है, कड़क बना के नहीं बना सर, whether it is giving क्या, true and fair view, whether it is giving true and fair view, perfect, perfect. अच्छा सर, ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए आपने सर इंक्वायरी की होगी ना सर, वेदर यू हैव मेड इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 140 सब सेक्शन 1, ओके सर, वेदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो है 143 में क्या वो कंप्लाई किए कि नहीं किए, वेदर द ऑडिटर हैज कंप्लाइड विद द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ 143 हो गया, खत्म. अच्छा, ये ध्यान है, ट्रू एंड फेयर व्यू का पॉइंट होता है 143(2), तो उसको हम कैसे याद करते हैं, 143(2) ट्रू एंड फेयर व्यू, 143(2) ट्रू एंड फेयर व्यू, वही तीनों सब सेक्शन से खत्म, 4 मार्क का आंसर डन. क्लियर? ठीक है, बीच का मैंने छोड़ रखे, वो अपन कल की क्लास में करेंगे आराम से. अभी एडजस्टमेंट्स, अभी तक किसी को कोई डाउट? तो हमारे देखो कितने आंसर्स हो गए मैं बताता हूँ. पहला अपन ने किया कंपनी से वाला एग्जामिशन, नंबर 2 मैंने किया इंडेस वाला एग्जामिशन, नंबर 3 मैंने किया होल्डिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 4 होल्डिंग कंपनी की ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी. 4 आंसर्स हो गए मेरे भी. अभी मैं आपको 5वां करवा रहा हूँ एडजस्टमेंट्स. किसी को कोई डाउट अभी तक? अरे भैया पैसा वसूल हुआ कि नहीं, 2 रुपये हुआ कि नहीं वसूल यार, 5वां आंसर पे आ गया, 2 रुपये हुआ वसूल, समझ आ रहा है ना तुमको भैया? थैंक यू मम्मी, थैंक यू. ना देखो, अब कॉन्सो के टाइम पे 2 प्रकार की एडजस्टमेंट होती है, 2 प्रकार की. एक होती है आपकी परमानेंट कंसोलिडेशन, एडजस्टमेंट. दूसरी आपकी होती है करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स. इसको हम प्यार से कहते हैं PCA, इसको हम कहते हैं CPCA, PCA CPCA, PCA CPCA. क्लियर? PCA CPCA. सर व्हाट आर परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट? परमानेंट सर, अरे याद करो वो दिन, वो पहली बार जब बेबी जी घर पर आई थी, पहली बार लेकर आए थे हम. तो सर परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कब मारते हैं सर? ईदर ऑन द फर्स्ट ओकेजन, जब आपने उसको एक्वायर किया एज अ सब्सिडरी, या फिर सर व्हेन देयर इज अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग
already held. When there is a change in the shareholding already held, मतलब जैसे पहले मेरी वो एसोसिएट थी, स्टेक बढ़ा दिया, सब्सिडरी बन गई. सब पहले मेरी सब्सिडरी थी, स्टेक बढ़ा दिया, होली ओन्ड सब्सिडरी बन गई. तो जो भी मैं एडजस्टमेंट ठोकूंगा ना, जो भी मैं एडजस्टमेंट ठोकूंगा उसको क्या बोलते हैं अपन? परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट. क्या बोलेंगे उसको अपन? परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट. So permanent consolidation adjustment कौन सी होती है सर? Those adjustment which are made either on the first occasion or whether the change in the shareholding already held. Those adjustment are called as permanent consolidation adjustment. इसको हम प्यार से कहते हैं स्वागत. पहली बार एक नंबर. सर व्हाट आर करंट पीरियड? सर करंट पीरियड क्या है? काली रात, हर रात काली रात. मतलब द एडजस्टमेंट जो आप मारते हो कब? एवरी ईयर. कब मारोगे बच्चों आप? एवरी ईयर. सो दिस आर दोज एडजस्टमेंट विच आर प्लेस्ड एवरी ईयर. जो तुमने एफआर में सीखा होगा ना सर, वो डेटा क्रिएटर की एडजस्टमेंट सिखाई गई होगी आपको. स्टॉक मूवमेंट की सिखाई गई होगी ना, यहां से वहां गया स्टॉक. क्रॉस होल्डिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया गया होगा आपको. सो दोस आर करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट. सर कौन सा एडजस्टमेंट गिव राइज टू टू काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट, पीसीए एंड सीपीसीए. पीसीए आर मार्क्ड एज either on the first occasion or there's a change in the shareholding already held. CPC are marked every year. CPC are marked every year. Clear? ठीक है. So अभी आपके पास है नोटबुक है क्या? नया नहीं तो चलो ठीक है, कोई बुक होगी तो पीछे लिख लीजिएगा. सो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट क्या होगा कि कुछ लिखेंगे ना अपन तो तुमको लगेगा अपन ने पढ़ा है कुछ आज. तो लिख लेते अपन. अच्छा वो जो नोटबुक है ना, वो आपके लिए भगवत गीता बनेगी, बाइबल बनेगा, कुरान बनेगा. क्योंकि उसमें क्या होगा, मैं सब कुछ उसी में लिखवाऊंगा आपको. मेरे को कोई आंसर लिखवाने का है, मेरे को कोई मैपिंग कराने का है, कोई क्वेश्चन है जो अपने को पढ़ने का है, सब उसी में होगा. और ध्यान रखना इस बार का भी जो फीडबैक है, नॉट दिस अटेम्प्ट ओनली, एवरी अटेम्प्ट फीडबैक यही बोलता है सर हैंड रिटन नोट्स आर की टू सक्सेस. आप भी किसी से सुन के आए होगे. ये किसका ऑडियो है? मैं कल से उसको परमानेंटली ऑफ कर दूंगा. आज आई थिंक परमानेंटली ऑफ नहीं हुआ. सबका ऑडियो परमानेंटली ऑफ हो जाएगा कल से. सॉरी. हेलो पॉजी. हाँ सुना भी. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हैंड रिटन जो नोट्स है ना, वो ही की टू सक्सेस है. सी अंडरस्टैंड, आपको SFM दे के आने के बाद 1.5 डे है. 1.5 डे में आपको पूरा कोर्स रिवाइज करना है. लाइक 22 टॉपिक्स है मेरे पास. 22 टॉपिक्स मतलब 1 घंटा भी मैं दूंगा तो 22 घंटे हो गए. पर आपको पता स्टैंडर्ड्स 1 घंटे में नहीं होंगे, एथिक्स 1 घंटे में नहीं होगा. करेक्ट. सो अपने को तो पूरा पढ़ना पड़ेगा. तो पूरा पढ़ने के लिए अपने को क्या होगा, हैंड रिटन मतलब वहाँ पर मैपिंग कर लेंगे, ड्राइंग बना लेंगे अपन, ये चार्ट बार बना लेंगे. तो क्विक रिकैप है. मेरे को रिविजन करने का टेक्निक आना चाहिए, क्योंकि 1.5 दिन में मेरे को मेरा पूरा कोर्स रिवाइज करने का है. जो पिछले अटेम्प्ट में गलती की वो मेरे को इस अटेम्प्ट में नहीं दोहरानी है. रिक्वेस्टिंग, क्योंकि आपको नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लो, कुछ भी होगा ना भैया, मतलब मेक श्योर के दिस हैज टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट. ठीक है. सो पहले टॉपिक का हेडिंग दीजिए, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेडिंग दीजिए और ब्रैकेट में CFS लिख दीजिए. अभी हर जगह पर हम CFS कैरी करेंगे. कुछ 2 लोग नहीं आए हैं, शायद पैसे वाले लोग हैं, नहीं आए हैं. दिया. पहला पॉइंट लिखो. लिखो सर, CFS includes consolidated balance sheet, P&L, cash flow, notes, SOKI. CFS includes consolidated balance sheet, P&L, cash flow, notes, SOKI. First point. Number 2 लिखिए. As per section 129,
ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 129 को बॉक्स कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा. As per section 129 of Companies Act 2013, if a company has one or more subsidiaries, if a company has one or more subsidiaries, comma associates, comma joint venture, it shall in addition to its own FS, shall prepare a CFS, of the company, and of all the subsidiaries, in the same form and manner as that of its own. ठीक है, फिर नीचे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 लिखो. The company along with its FS, shall attach a separate statement containing the salient features of subsidiary, in form number AOC1, AOC के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए अकाउंट्स ऑफ कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा. लिखो CFS shall be prepared as per applicable AS and Schedule 3. As per applicable AS and Schedule 3. ठीक है. एप्लीकेबल एएस मतलब वो इंडेस ही हो ना, जैसे भी इंडेस सबको एप्लीकेबल नहीं है ना, आपको पता होगा ना फेस मैंने में एप्लीकेबल एएस लिखोगे, इट कुड बी एएस, इट कुड बी इंडेस आल्सो. अंडरस्टूड लक्ष्य?
क्योंकि आपको सिलेबस में इंड एस है, पर प्रैक्टिकल तो वो एएस भी तो चल ही रहे ना। ठीक है, नाउ बनाओ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रिपेयरिंग CFS, exemption, that's a question, exemption from preparing CFS as per Companies Act 2013, as per Companies Act 2013। लिखो नीचे उसके as per rule 6, as per rule 6 of companies ब्रैकेट में लिखो अकाउंट्स कंपनीज अकाउंट्स ब्रैकेट में अकाउंट्स रूल्स 2014 CFS is not applicable, CFS is not applicable if a company meets following conditions, if a company meets following condition। Now what do? You draw यहां से लेके ये बॉक्स ड्रॉ करो जो मैंने आपको बनाया। दादाजी, पापा, ये बेटा। Let me know once it is done. Thank you. Good. अच्छा, जिसके पास बुक है ना, आई डोंट नो किसके पास पहुंचे, स्टार्टिंग में जिसने गायत्री गायत्री आपको मिल गई होगी, किसी को तो मिल गई होगी। मुझे इसका पेज नंबर बताएगा कोई? ये पेज का सेजल आपको मिली है, पेज नंबर बताओगे जहां पर ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 125 है। ओके, तो अब क्या करोगे, जो आपने हेडिंग लिखी ना, हेडिंग एग्जाम्शन वाली, वहां लिखो डैश .3 पेज 125 डैश चार्ट बुक CB इज योर चार्ट बुक देन। सो मैं क्या करा रहा हूँ, मैपिंग करा रहा हूँ कि बाई चांस अगर आप ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, आपको रेफर करना है, तो .3 पेज 125 CB। बाकी लोग को मिल जाएगी बुक, तो अपन मैपिंग कर लेते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ अभी। exemption from CFS, exemption from CFS under Ind AS, under Ind AS। ठीक है, लिखो वहां पर भी रेफर .4
पेज 125 CB, रेफर पॉइंट 4 पेज 125 CB. अब आई डिक्टेट वो लिखो आप. एज पर इंड AS 110, as per Ind AS 110, an investment entity shall not consolidate its subsidiaries, comma, instead it shall measure it at fair value through P&L. पूरा लिखना, fair value through P&L. एग्जाम में भी पूरा लिखना, FATPL नहीं चलता. Instead it shall measure it at fair value through P&L. As per Ind AS 109, ब्रैकेट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. एज पर Ind AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ब्रैकेट में. ठीक है, उसी में नीचे नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा आपका. देखो वहां पर however its parent shall consolidate all entities that it controls ये सेम लाइन कॉपी कर लीजिए ना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. इंक्लूडिंग से लेके इन्वेस्टमेंट, इंक्लूडिंग से लेके. Now draw what I'm drawing.
खत्म, कूल है। सो वी स्टॉप द क्लास हियर, वी आर डन विद दिस। खाली नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए ना एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आज, आप उसके नीचे इसको स्क्रिबल करेंगे। कोशिश करना बिना देखे लिखने की। तो आज का मैं आपको एक ही होमवर्क दे रहा हूँ, एक ही आंसर है। यू जस्ट हैव टू कॉपी जो अपन ने स्क्रिबल कैन आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट लो जिनके पास बुक नहीं है आज के डेट में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने बना दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपको लिखना है वहां पर। तो आपके नोट्स बन रहे हैं और बेटा लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मैं किसी से मांग लेता हूँ, कॉपी कर लूंगा, मैं जेरोक्स निकलवा लूंगा। बेटा नहीं, वो किसी और की हैंड राइटिंग है, आपकी नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा और मैं लिखवा रहा हूँ साथ में, प्लीज लिख लीजिएगा। कूल है? अच्छा, नाउ चलो वी स्टॉप द क्लास। जाना नहीं, रुक जाना तुम लोग, ठीक है। वी स्टॉप द क्लास, वी कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। ये मैंने रिकॉर्ड वालों के लिए बोला। बाय, टेक केयर। तुम लोग रुको रे।